तो ठीक है। काफ़ी सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, तो आप भी आ जाइए इधर और इधर ही शेयर कर दीजिए। ठीक है। जी वो लिंक सेंड कर दें। ये जो ग्रुप का लिंक चैट पे मैंने शेयर किया ना, इसमें अराउंड 40 स्टूडेंट्स हैं क्लास है ना। ठीक तो है। काइंडली इसमें आ जाए, आप भी आ जाएं और ठीक है। इसमें शेयर कर दें तो यही है। ठीक। ठीक है, इसमें आ गया।
अच्छा यूज़र मेरा हो गया लॉगिन, अगर आप लोग बोलते हैं तो EC2 इंस्टेंस जो बनाना है तो मैं बना सकता हूँ। हाँ फहद भाई शेयर कर दें स्क्रीन। मैं कर देता हूँ, 1 मिनट। यहाँ क्या है? शेयर स्क्रीन, डेस्कटॉप, ठीक है। ठीक है, नज़र आ रही है आप लोग को? जी फहद भाई। ठीक है, इसमें देखिए अभी तक कुछ भी नहीं बना हुआ है, सिर्फ बस यूज़र लॉगिन हुआ हुआ है और मैं EC2 इंस्टेंस के मेन जो वो है इंटरफेस वहाँ पे हूँ। लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करते हैं, ये हमसे डिटेल्स पूछेगा कि किस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टेंस आपने लॉन्च करना है। यूबंटू शायद अमेज़ॉन के ऑलरेडी सेलेक्टेड है, इसको मैं ये फ्री टियर एलिजिबल है तो इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसके बाद ये पूछेगा इंस्टेंस की टाइप, वो T2 डॉट माइक्रो है, ये भी फ्री टियर एलिजिबल है तो इसी को रहने देते हैं। नेक्स्ट किया, यहाँ पे नंबर ऑफ़ इंस्टेंसेस पूछ रहा है, ये एक ही है। नेटवर्क ये जो VPC होती है डिफ़ॉल्ट वो है, सबनेट वगैरह कि किस अवेलेबिलिटी ज़ोन में है। फिर ये इन सारी चीज़ों को अभी हमने कुछ भी चेंज नहीं करना। बाकी डू नॉट हैव परमिशन टू लिस्ट इंस्टेंस प्रोफाइल, तो शायद ये IAM रोल का कोई मसला है। आप जिस अकाउंट से एक्सेस कर रहे हैं उसके पास आई थिंक राइट्स नहीं है EC2 इंस्टेंस बनाने के। सही सही, मुझे फिर वो यहाँ से लॉग आउट करके और अपने मेन यूज़र पे जाना पड़ेगा ना, वहाँ पे जाके जी एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस करना रूट पड़ेगा। यूजर अच्छा, आपके पास ऑप्शन होगा, आप एक बार चेक करें IAM रोल पे। आप अपने यूजर्स में जाएं, IAM रोल पे जाएं, यूजर्स में जाएं। ठीक है, हम्म ये तो मैं अपने नहीं आ रहा, नीड हाँ, परमिशन। तो चलें बस वैसे ही बस ये बता देता हूँ कि यहाँ पे आके बस इस वाली फील्ड के अंदर हमको अपनी स्क्रिप्ट डालनी होती है, जो कि स्क्रिप्ट हमारी ये रखी हुई है। ये लिनक्स की मतलब शेल की स्क्रिप्ट है, तो इसलिए हमें सबसे पहली वाली लाइन ऐड करनी होती है। इसके बाद हम इसको यूज़र मतलब सुपर यूज़र के राइट्स दे देते हैं। फिर हम यम अपडेट की कमांड से जो इसकी पैकेजेस हैं उनको अपडेट करते हैं। फिर यम इंस्टॉल की कमांड से गिट हम इंस्टॉल करते हैं इस इंस्टेंस के ऊपर जाके। फिर हम एक रिपॉजिटरी क्लोन कर लेते हैं, जो भी रिपॉजिटरी हो। उसके बाद ये GCC प्लस वगैरह, GCC वगैरह ये सब इंस्टॉल कर लिया। इसके बाद हमने नोड इंस्टॉल कर लिया। स्क्रिप्ट नज़र नहीं आ रही। क्या नज़र, स्क्रीन नज़र नहीं आ रही? क्या नज़र नहीं आ I रही? आ रही है ना? आ रही है स्क्रीन नजर। अच्छा, इसके बाद जो है हमने ये Node.js वगैरह इंस्टॉल कर लिया। फिर अच्छा, यहाँ से फिर मैं ये डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहा था, क्योंकि मेरा क्या हो रहा था कि वो npm स्टार्ट की कमांड जिस तरह डायरेक्टली नहीं चली, तो मैं इस इंस्टेंस पे पहले रूट पे जा रहा था cd/ करके, क्योंकि मैं रूट यूज़र पे ही हूँ। भाई मैं फिर आपकी कमांड किसकी नजर नहीं आ रही है? AWS की तो आ रही है, कमांड की नहीं आ रही है। अच्छा एक सेकेंड ये किस तरह से वो करते हैं, मैं इसको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी। ठीक है, ये पहली वाली लाइन जो मैं बता रहा था, ये तो क्योंकि शेल की कमांड्स हैं तो हमें ये पहली वाली लाइन देनी होगी, वरना ये इंस्टेंस जो है ये वाला इन कमांड्स को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, मतलब उसको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या चीज़ें हैं ये। तो ये लाइन हमको मैंडेटरी देनी होती है। फिर हम सेकेंड लाइन के अंदर हम इसको सर सुपर ने यूज़र, बैश की कमांड दी थी ना यहाँ पर, हाँ शेल तो कोई भी SS हो की सकता वजह। है, लेकिन वो सॉरी, आप बैश भी लिख सकते हैं, शेल भी लिख सकते हैं, ये दोनों लिनक्स के अच्छा अपने होते हैं सही। जो कि लिनक्स की कमांड्स को मतलब रीड करते हैं। तो इधर बैश भी लिख सकते हैं SH के बजाय, और एक Z सही शेल होता है ZSH करके, तो जो भी शेल यूज़ करना चाहिए वो कर सकते हैं। फिर इसके बाद सेकंड लाइन में हम यहाँ पे उसको सुपर यूज़र देके रूट यूज़र के ऊपर लेके चले जाते हैं। फिर थर्ड लाइन में हम इसके पैकेजेस जो हैं इस इंस्टेंस के ऊपर वो सारे अपडेट कर रहे हैं, ये हम अपडेट की कमांड से। फिर फोर्थ लाइन के अंदर हम गिट इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि हम अपनी रिपॉजिटरी को क्लोन कर सकें। फिर इस लाइन के अंदर हम कोई एक गिट की रिपॉजिटरी को क्लोन करके और अपने पास इस इंस्टेंस के ऊपर लेकर आ रहे हैं ना, मतलब क्लोन कर रहे हैं। फिर हमने क्योंकि अब नोड इंस्टॉल करना है, क्योंकि रिएक्ट की एप्लीकेशन चलेगी, तो हमने ये दो कमांड चलाई हैं। पहले चैट में यहाँ दे देंगे मुझे स्क्रिप्ट ये वाली क्या चीज़, स्क्रिप्ट जो है, या मुझे चैट पे दे देंगे? ये स्क्रिप्ट मैं दे देता हूँ बिल्कुल। फिर जो है वो
कर्ल की कमांड से हमें नोड के जो पैकेजेस हैं उनको डाउनलोड किया, उसके बाद हमने यहाँ पे नोड के को इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद इस इंस्टेंस पे रहते हुए मैं जो है रूट पे आ गया। इसके बाद chmod की कमांड से मैं ये जो फोल्डर था, क्योंकि ये जो ऐप क्लोन हुई है वो इस नाम से हुई है, इस फोल्डर के अंदर जाके हुई है, तो मैं उस फोल्डर में कोई भी चेंजेस करने से पहले मैं जाके उसको chmod की कमांड से मतलब परमिशन दे रहा हूँ सारी। 777 का मतलब है रीड राइट एग्जीक्यूट, तमाम परमिशन इसको दे दो इस फोल्डर को। और उसके बाद फिर मैं cd करके इस फोल्डर के अंदर चला गया और npm इंस्टॉल किया, ताकि जो मेरी रिपॉजिटरी वहाँ से मैंने क्लोन की थी उसकी जो भी डिपेंडेंसीज हैं वो इस कमांड से इंस्टॉल हो जाए इस इंस्टेंस के अंदर। और फिर सबसे लास्ट में मैं yarn स्टार्ट से उस वाली रिएक्ट की एप्लीकेशन को चला रहा था। तो ये है, और मैं इसको आप लोगों को चैट पे दे भी देता हूँ, एक मिनट। चैट पे जाके सही, ये मैंने चैट पे दे दिया है। बाकी अच्छा, ये यही सारा जो आपका यूज़र डाटा वाला चीज़ होती है, इसी के थ्रू बस वो रिएक्ट की एप्लीकेशन चलेगी। इसके बाद अब वो मुझे यूज़र का देखना पड़ेगा कि परमिशन नहीं है, तो मैं अच्छा, बाकी ये करके फिर हम स्टोरेज वगैरह ऐड करके और इस इंस्टेंस को लाइव कर देते हैं, और इसमें मज़ीद कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। टैग्स भी डालने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, डाल भी सकते हैं कि रिएक्ट टैग, रिएक्ट की एप्लीकेशन है, ऐप है, रिएक्ट की एप्लीकेशन है। इसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप को हमें कॉन्फ़िगर करना होगा। उसमें हमें यहाँ बताना होगा कि एक तो हम SSH करना चाहते हैं क्योंकि हम उसको टर्मिनल को एक्सेस करना चाहते हैं। फिर यहाँ पे ऐड रूल करके हम TCP की कस्टम पोर्ट ऐड करेंगे, जो आपका वाला इशू था ना फ़ायदा, यहाँ पे हम 3000 देंगे। जी जी सही। और मैं इसको बोलता हूँ कि खाली ये मेरी IP से ही एक्सेसिबल हो, पूरी दुनिया से एक्सेसिबल ना हो ये एप्लीकेशन। ये डाल दिया मैंने। फिर इसके अलावा रिव्यू एंड लॉन्च किया, फिर एक्सपायर्ड, ओके क्लोज। इसके बाद जो है लॉन्च किया, ठीक है, लॉन्च इंस्टेंस, ठीक है, अभी ये पेंडिंग स्टेट में है। बाकी अच्छा, इसकी जो ये DNS नेम है ये मैंने यहाँ से कॉपी किया, इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, और यहाँ पे कॉलन 3000 जब मैं दूंगा तो मुझे यहाँ पे ये एक्सेसिबल होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे जाके npm स्टार्ट से वो स्टार्ट करनी पड़ेगी एप्लीकेशन। अब ये अप हो जाए पहले। ठीक है फहद भाई, बहुत अच्छा आपने माशाल्लाह समझाया। मेरे पास भी सारी चीज़ों का एक्सेस आ गया। ठीक है, आप कंटिन्यू करें सर प्लीज़। मैं काम कर दूँ। सही सही सही, मैं यही मिस्टेक करी थी कि मैंने बाद में सब चीजें स्टोर करी थी। स्क्रिप्ट दे दो तो जरा आसानी रहती है इसकी। हाँ जी, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट QC कनेक्ट। ठीक, होपफुली स्क्रीन शेयर हो रही होगी। बाकी चीज़ें मैं साइड कर देता हूँ। ठीक है, सबको नज़र आ रहा है? मुझे स्क्रीन नज़र आ रही है? जी नजर आ रही है। ओके, फहद भाई ने जहाँ से रुके थे मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ। CLI पे आप लोगों ने बताया क्या क्या प्रैक्टिस करी है अभी तक? CLI के थ्रू किसी ने EC2 बनाया? चलिए आज हम वो भी कोशिश करेंगे देखने में। सबसे पहले आप EC2 की सर्विस में आते हैं और हमारे पास पहले से कुछ सर्विस बनी हुई होंगी। यहाँ पे स्टेंस में आ रही होंगी, ये 0 स्टेंस है जो रनिंग नहीं है। रनिंग स्टेंस का फिल्टर हटा देता हूँ मैं यहाँ से ताकि ऑल नज़र आए। ठीक है, तो हमें बस ऑल नज़र आ गए। अब लास्ट टाइम हमने इसमें से कौन सा बनाया था?
इसी में से कोई था वो? ये रहा CNC Q4 बनाया था हमने। नहीं ये भी नहीं था। आई थिंक 1 मार्च यही होगा। अट्ठाईस मार्च को बनाया था हमने, ये वाला बनाया था हमने। इसी को कंटिन्यू करते हैं। स्टॉप है ये, इसको आप स्टार्ट कर देते हैं। इसमें Ubuntu हमने रन करा था लिनक्स का, और ये डेट थी उसकी। अभी इसका बिहेवियर स्टॉप है। तो कोई भी आप मशीन रन करते हैं तो मशीन के पास कुछ चीज़ें होती हैं जो उसको मिल रही होती हैं। एक स्टोरेज होती है, एक उसकी मेमोरी होती है, एक उसका नेटवर्क इंटरफेस होता है, और उसकी आईपी होती है। दो तरह की आईपीस होती हैं, पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी। कोई ना कोई उसके पास डीएनएस होता है, और उसके साथ साथ और क्या चीज़ होती है आपके पास? उसकी सिक्योरिटी ग्रुप या फायरवॉल। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का आज हम देख लेते हैं कि EC2 के साथ और भी क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं जो आप यहाँ पे चला रहे हैं। रनिंग ये आ गया हमारे पास। मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप इस इंस्टेंस SSH क्लाइंट के थ्रू कर सकते हैं, या डायरेक्ट कनेक्ट पर अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट आपको ब्राउज़र में इसका एनवायरनमेंट रन करके दे देगा। आपको अलग से शेल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ये ब्राउज़र में भी चल जाता है। आई थिंक इसको एक्सेस नहीं है, लेट मी चेक। मैं इसको चेक कर लेता हूँ। मेरी कनेक्ट अभी स्टार्ट नहीं हुआ गई। जब तक इसको दूसरे तरीके से देख लेते हैं। ये देखें, ये चीज़ की मैं बातें कर रहा हूँ कि इस यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रही है, आपकी प्राइवेट आईपी। प्राइवेट आईपी आपकी कुछ इस तरह की होती है, जैसे 172.3.1 या 192, इस तरह की आपकी सारी आईपी जो होती हैं प्राइवेट होती हैं। प्राइवेट आईपी का कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास जो भी एक प्राइवेट इन्वायरमेंट बना हुआ है, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक VPC बना हुआ है, इसमें आपके पास आपके प्राइवेट जोन में जो सबनेट क्रिएट हुआ है, इसमें आपकी आईपी जो है वो यूनिक हो प्राइवेट जोन में। लेकिन ये पॉसिबल है कि किसी और इन्वायरमेंट में इसी तरह की आईपी रिपीट हो सकती है। प्राइवेट आईपी से मुराद है कि आपका जो प्राइवेट आर्किटेक्चर बना हुआ है, प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है आपके क्लाउड का, वहाँ पर आपकी आईपी यूनिक होगी। लेकिन ये आउटसाइड अवेलेबल नहीं होगी, इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं होगी, ये सिर्फ इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए अलाउ है। इसी तरह प्राइवेट DNS है, डोमेन नेम सिस्टम, ये भी प्राइवेट ही अवेलेबल है। दूसरे नंबर पर आपके पास मौजूद है पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी का एक्सेस आपके पास वर्ल्ड वाइड होता है। वर्ल्ड वाइड आप इसको यूज़ कर सकते हैं कहीं से भी इंटरनेट के थ्रू, अगर आपके पास परमिशन है उसको एक्सेस करने की। दूसरा, ये आईपी ग्लोबली यूनिक होती है, किसी और सर्वर के पास ये सेम आईपी नहीं होगी, तो उसी को हम पब्लिक आईपी कहते हैं। पब्लिक DNS का भी यही कॉन्सेप्ट है, ये ग्लोबली यूनिक होगा। DNS इटसेल्फ एक फुली कॉन्फ़िगर डोमेन आप कह सकते हैं इसको। ये आपके पास एक डोमेन है जस्ट लाइक EC2 compute amazon.com। ये रिडायरेक्ट हो रहा होता है DNS के थ्रू इस आईपी के ऊपर। मतलब इन शॉर्ट, अगर ये आप आईपी एक्सेस कर रहे हो, DNS एक्सेस कर रहे हैं, तो आप सेम लोकेशन या सेम इंस्टेंस को एक्सेस कर रहे हो, दोनों चीज़ें सेम। इलास्टिक आईपी का कॉन्सेप्ट AWS में है। इलास्टिक आईपी एक्चुअल ये होता है कि आप एक अपनी आईपी को रीसेट कर सकते हैं, आईपी आप परचेज कर सकते हैं AWS से, और वो आईपी हर बार सेम रहेगी। एक एग्जांपल हमारे पास इस तरह की है कि जो प्राइवेट आईपी है ये आपके पास लोकल सेट हुई है, लेकिन जो पब्लिक आईपी ग्लोबली अवेलेबल है। तो AWS क्या करता है, इसको मेंटेन रखने के लिए आपकी आईपी को रिजर्व नहीं करता। जब मैं इंस्टेंस को स्टॉप करूंगा या टर्मिनेट करूंगा, ये आईपी मेरे पास से चले जाएगी।
सही है, खत्म हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। और AWS क्या करेगा, इसको रिटेंशन पॉलिसी लगाएगा। रिटेंशन पॉलिसी क्या होगी कि इस आईपी को किसी और यूजर्स के लिए यूज करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको आज इस आईपी का एक्सेस दे रहा हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि मेरी कंप्यूटर की ये वाली आईपी है, जब तक ये मेरे पास स्टैंस रनिंग है, जब तक ये आईपी है, जैसे ही मैं स्टैंस को स्टॉप करूँगा ये आईपी मेरे पास से चले जाएगी। AWS इस आईपी को भाई एक रिटेंशन पॉलिसी लगाएगा, AWS खुद लगाएगा, और उस पॉलिसी का टाइम होगा, और टाइम मुझे अंदाज़ा नहीं कितना टाइम हो सकता है, एक दिन हो सकता है, 2 दिन हो। उस टाइम के बाद वो इस आईपी को अलाउ कर देगा दूसरे यूजर्स के लिए, और हो सकता है कोई और EC2 इंस्टेंस बनाए और उसको ये सेम आईपी चले जाए और वो ये आईपी यूज़ कर रहा हो, और आप जब उसको अगेन से बनाएं तो आपके पास ये सेम आईपी ना आए, तो ये पब्लिक आईपी में प्रॉब्लम रहेगी आपके पास। तो इसके लिए एक आसान हल है कि आप एक इलास्टिक आईपी परचेज कर सकते हैं, वो हर बार सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। लेकिन AWS अलाउ नहीं करता इलास्टिक आईपी, सिर्फ 5 आई थिंक 100 के अवेलेबल हैं, इससे ज़्यादा अवेलेबल नहीं है इलास्टिक आईपी। तो आप लोग कोशिश करें इलास्टिक आईपी यूज़ नहीं करें। हमारे पास इसके अलावा दूसरी बेस्ट प्रैक्टिस है, हमारे पास DNS का पूरा सेटअप मौजूद है, राउट 53 AWS में मौजूद है, ये आप लोग देखें, राउट 53 ये AWS पे अवेलेबल है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, पूरा अपना डोमेन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और उसको एक्सेस करवा सकते हैं किसी स्टैटिक URL से, स्टैटिक पाथ से, या एक फिक्स IP से। ठीक है, इसके अलावा आपके पास मौजूद है IAM रोल। IAM रोल हमने पिछली बार अटैच कर था, इससे सबनेट मौजूद है, यहाँ पर VPC मौजूद है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड आपका मौजूद है। एक काम करेंगे, हम एक अलग से एक सेशन रखेंगे, उसमें स्पेशली हम VPC और सबनेट्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक अलग ही टॉपिक है बिल्कुल, और उसमें ही आपको पब्लिक और प्राइवेट आईपी का फ़र्क भी आई थिंक समझ में आ जाएगा। वैसे तो आप लोग समझते हैं पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी क्या होती है। इसके अलावा मौजूद है यहाँ पर आपके पास सारी चीज़ें आपको नज़र आ गई हैं। दूसरा मौजूद है आपके पास डिटेल्स। डिटेल्स में आप Ubuntu यूज़ कर रहे हैं, लिनक्स यूनिक्स यूज़ कर रहे हैं, इसकी लॉन्च टाइम है, डिसेबल है, ऑनर है, ID है इसकी, और इसकी तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको एक और चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे AMI, और MI की ID भी नज़र आ रही है। MI आपके पास मशीन इमेज है जो आपने Ubuntu की यूज़ करी, और ये उसकी ID है। जब आप CLI पाएंगे, टर्मिनल के थ्रू एक्सेस कर रहे होंगे अपने कंप्लीट AWS को, तो उस वक्त अगर आप कोई कमांड लिखते हैं कि EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो जाए बाय कमांड लाइन, तो आप उसमें वो कैसे बताएंगे कि वो Ubuntu क्रिएट हो, या वो रेड हेड कनेक्ट हो, या वो Amazon का M2 कनेक्ट हो, लिनक्स 2 कनेक्ट हो, वो कैसे बताएंगे? तो आप वो बताएंगे हमेशा MI की ID के थ्रू। MI की ID रिप्रेजेंट करेगी इस प्लेटफॉर्म को, इस होस्ट को, इस कर्नल को जो आपको चाहिए। तो ये MI की ID हमेशा यूनिक होती है। मॉनिटरिंग इसकी डिसेबल करी हुई, मॉनिटरिंग को हम पढ़ेंगे AWS क्लाउड वॉच इसमें मौजूद है, मॉनिटरिंग अभी डिसेबल है। टर्मिनेशन हमारे पास डिसेबल हुई हुई है। टर्मिनेशन प्रोटेक्शन क्या होती है एक्चुअली, आप जब अपना EC2 इंस्टेंस को क्लोज कर देंगे तो बंद हो जाएगा, या ख़त्म कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, किल कर देंगे, तो उसकी प्रोटेक्शन डिसेबल है। मतलब उसमें आपके बिहाफ पे कोई डेटा सेव नहीं रहेगा, आपके पास जितनी भी आपने कॉन्फ़िगरेशन करी थी, जितनी भी काम आपने करे थे, जितनी भी आपने अपनी एप्लीकेशन की एनवायरनमेंट सेट करा, सब ज़ाया हो जाएगा। अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो इनके बाद एक पॉलिसी मौजूद है, वो भी हम बाद में देखेंगे। लाइफ साइकिल नॉर्मल है। की वैल्यू पेयर हमने लास्ट टाइम देखा था कि एक की और वैल्यू हमने उसको दे दी थी। कर्नल ID कोई नहीं है, रैम डिस्क नहीं है, क्योंकि हमने सस्ता वाला EC2 चलाया हुआ है, तो उसमें ये सारी चीज़ें नहीं है। नंबर ऑफ CPU हमारे पास 1 है। vCPU हमारे पास होते हैं वर्चुअल CPU, ये लॉजिकल प्रोसेस होते हैं, लॉजिकल प्रोसेसर होते हैं इसके पास, और अच्छे खासे होते हैं। जब आप हैवी EC2 पे जाएंगे, जिस तरह यहाँ पे एक है, आई थिंक सो के यहाँ पर 4, मैंने भी यूज़ करा, 400 प्लस तक के vCPU का आपके पास EC2 अवेलेबल है। हम देख लेते हैं 400 प्लस vCPU AWS। किसमें मौजूद है आपके पास? जिस तरह अभी हम EC2 T2 यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें 400 जनरल पर्पस में तो नहीं होगा। vCPU 64 तक आ गया। सबसे हाई कौन सा है इसमें? लेकिन 72 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 72 से भी ज़्यादा है।
64 है और सबसे हाई इसमें नज़र नहीं आ रहा मुझे, मैं आपको शेयर सर्च करके दिखा दूंगा। बहरहाल मैंने इसको 400 vCPU तक का यूज़ करा, 400 प्लस समथिंग थे वो, हमारी रिक्वायरमेंट थी, कुछ प्रोसेसिंग करनी थी, इमेज प्रोसेसिंग करनी थी, तो उसकी रिक्वायरमेंट थी, तो 400 प्लस vCPU मैंने यूज़ करे हुए हैं इस पर। यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, EC2 में आप कितने तरह की एप्लीकेशन चला सकते हैं? आप हो सकता है कि आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन हो सकता है आपका कोई कैशे सर्वर हो। कैशे सर्वर क्या होता है कि वो भी हम लोग देखेंगे आगे। हो सकता है आपका कोई नेटवर्क का सर्वर हो सकता है आप कोई डेटाबेस का सर्वर चला रहे हो सकता है आप कोई लोड बैलेंसर अपने पास लोकल रन कर रहे हो, तो उसमें मल्टीपल तरह के आपके पास ऑप्शन मौजूद होते हैं। इसमें कोई तो अवेलेबल होगा हैवी वाला, सबसे हैवी कौन सा है? T3A इसमें हमारे पास नहीं है तो नहीं होगा। इसको हम देखते हैं सबसे हैवी vCPU कहाँ तक जाता है, बाद में देखेंगे इसको। आप लोग भी अपने पास से R&D करें कि आप कितने हाई लेवल तक जा सकते हैं। मैंने 400 प्लस तक यूज़ करा है इसको, क्योंकि वन तो बहुत कम होता है। आपके पास टाइप्स होती हैं, इमेज प्रोसेसिंग होती है, उसमें क्या होता है कि आपके पास कोई भी एक प्रिडिक्शन मॉड्यूल चल रहा है, उस प्रिडिक्शन मॉड्यूल में इमेज प्रोसेसिंग हो रही है, तो उसमें आपको हाई CPU वाला सिस्टम चाहिए होता है, तो वहाँ पर आपको इन सब चीज़ों की नीड पड़ती है। सही है। और क्या चीज़ें यहाँ पे दूसरे नंबर पे आपके पास डिटेल्स आ गई, और क्या? सिक्योरिटी में आपके पास IAM रोल है। IAM रोल हम देख चुके हैं क्या था। IAM रोल से मुराद ये थी जो EC2 स्टैंड से ये इटसेल्फ, इसके पास भी अथॉरिटी है, वो आपके AWS के अकाउंट में जाके कुछ चीज़ों को क्रिएट कर सकता है, एडिट कर सकता है, या उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर है आप लोग पहले एक बार कंफर्म कर दें। यस ठीक है, सही है। तो EC2 IAM रोल और सिक्योरिटी ग्रुप हमारे पास एक मौजूद है। सिक्योरिटी ग्रुप हमारे पास कुछ इस तरह का है कि आपके पास जो EC2 को एक्सेस कर रहे हैं आप, EC2 इटसेल्फ का एक मशीन है, आप उस मशीन को एक्सेस कर रहे हैं, तो उस मशीन के पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आउटबाउंड रोल, ठीक है। अब इस मशीन को जब आप एक्सेस कर रहे हैं, एक्सेस किसके थ्रू करेंगे? आप बोलेंगे पब्लिक आईपी के थ्रू करेंगे, प्राइवेट आईपी के थ्रू? सबसे पहले मुझे ये क्लियर करें। पब्लिक आईपी। और प्राइवेट आईपी के थ्रू क्यों नहीं कर सकते? वो तो बाहर से एक्सेसिबल ही नहीं होगी ना, वो तो लोकल इंस्टेंसेस तक के लिए है, आपस में कम्युनिकेशन के लिए है। अगर मैं चाहूँ कि मैं पब्लिक आईपी से कम्युनिकेट करना ही नहीं चाह रहा, मैं प्राइवेट आईपी से ही करूँ और बाहर बैठ के करूँ, जिस तरह अभी मैं अमेजोन के सर्वर्स पे तो नहीं हूँ, मैं अपने CPU पे हूँ, लेकिन मैं प्राइवेट आईपी से एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो वो कोई मेरे पास सोल्यूशन है? कोई VPN के थ्रू हो सकता है ऐसा? हाँ बिल्कुल, आप फिर इंटरनेट गेटवे को एक्सेस करेंगे और वो लोकली फिर अंदर इंस्टेंसेस से बात कर रहा होगा। तो एक इंटरनेट गेटवे हमारे पास ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, और एक हमारा सर दूसरा हेलो ऑप्शन भी होता है। जी बोले। सर ये हाईएस्ट नंबर ऑफ vCPUs अवेलेबल है वो है 128 128? ये तो बहुत कम हो गया। 128 क्योंकि जो उसके नहीं, अंदर फैमिली होती है वो होती है X1 वाली। अच्छा अच्छा, 400 प्लस तक मैंने यूज करे हैं, 128 नहीं होंगे। सर वो जो होगा फिर वो होगा आपका कोई डेडिकेटेड क्लस्टर होगा या फिर जो है आपका एक डेडिकेटेड ही था उसमें से जितना। जो है आ रहे होंगे, लेकिन जो Amazon की प्री डिफाइंड है उसमें 128 से ज्यादा का ऑप्शन नहीं है। अच्छा, मैं इसको देख लेता हूँ, आप लोगों को दिखा भी दूंगा। कोई हो सकता है कोई बना बनाया हो तो मैं अकाउंट का एक्सेस ले लूँगा और आपको उसका एक डेमो दिखा दूंगा छोटा सा। चलें, ये तो सही है। अच्छा, प्राइवेट आईपी के थ्रू आप गेटवे के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली आपके पास गेटवे भी एक ऑप्शन है। गेटवे इटसेल्फ क्या होता है कि ये समझ लें एक सेंटर में एक एंटिटी है, जस्ट लाइक राउटर, जस्ट लाइक इंटरनेट गेटवे। वो आपको एक्सेसिबल बनाता है कि आप एक्सेस करेंगे आउटसाइड से उस गेटवे को, और वो गेटवे एक्सेस करेगा आपके इस EC2। इसको VPG बोलते हैं क्या, वर्चुअल प्राइवेट गेटवे?
एक्सेस करे, कोई प्रोसेस चला के चले जाए, अपना कोई एप्लीकेशन रन कर दे, आपकी एप्लीकेशन को डिलीट कर दे, या आपकी एप्लीकेशन पे कोई वायरस भेज दे, कोई मेलवेयर अटैक कर दे, या कोई भी किसी भी तरह का कोई भी अटैक कर दे, हो सकता है ना पॉसिबल। तो अमेजोन ने इस चीज़ को अलाउ नहीं करा हुआ है। अमेजोन ने आपको सिक्योरिटी ग्रुप दिए हैं, सिक्योरिटी ग्रुप में आप बता सकते हैं कि कौन सी आईपी को आप अलाउ कर रहे हैं अपने EC2 को कनेक्ट करने के लिए, कौन सी पोर्ट को अलाउ कर रहे हैं, और किस सोर्स को अलाउ कर रहे हैं, उसकी एक डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। आउटबाउंड और इनबाउंड दोनों मौजूद हैं यहाँ पर आपके पास। इनबाउंड से मुराद है कि आप आउटसाइड से एक्सेस कर रहे हैं EC2 को इंटरनली, तो आपका इनबाउंड हो गया, मतलब आप आउटसाइड से रिक्वेस्ट आ रही है कहाँ पे, अमेजोन के वेब सर्वर पे, और ये इनबाउंड हो गया आपके पास। और आउटबाउंड क्या हुआ कि अमेजोन का वेब सर्वर कहीं आउटसाइड से सिग्नल्स कोई ले रहा है या कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वो आउटबाउंड हो गया। आउटबाउंड नॉर्मली इन्होंने AWS ने बाय डिफॉल्ट ऑल ट्रैफिक अलाउ करा हुआ है, क्योंकि आपका सर्वर इंटरनेट से कुछ भी चीज़ सर्च कर सकता है और उसको रीड कर सकता है। अगर आप इसको ख़त्म कर देंगे तो क्या होगा, आपके सर्वर पे जो इंटरनेट चल रहा है, या आपके सर्वर के पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी। जब आप अपने सर्वर पे जाएंगे, कोई चीज़ डाउनलोड करेंगे, तो हो सकता है यहाँ से उसका मतलब रिस्ट्रिक्शन आ जाए कि आपने अलाउ नहीं करा हुआ। तो इसने आउटबाउंड, इसने ऑल ट्रैफिक करा हुआ। जब आप सर्वर को एक्सेस करेंगे तो आपके पास हर चीज़ का एक्सेस होगा। आप उस पर गूगल चलाएँ, आप उस पर जो चीज़ चलाना चलाएँ, आपके पास हर चीज़ चलेगी। लेकिन आउटसाइड से कोई आपके सर्वर को जब कनेक्ट करने आएगा, तो यहाँ पर कोई रूल नहीं है उसको कनेक्ट करने के लिए, सब जीरो है। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। आप इनबाउंड रोल को एक्सेस करने की वजह देखते हैं कि इसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऐड रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास टाइप बताएंगे, जिसमें हमें हमारे काम की कौन सी टाइप नजर आ रही है, SSH की एक पोर्ट होती है, उस पोर्ट को आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक डिफ़ॉल्ट पोर्ट होती है पोर्ट 22। ये खुद ही इसने बता दिया हमें, पोर्ट 22 SSH की पोर्ट होती है। इसमें आप IP दे सकते हैं कि कौन इसको एक्सेस करना चाह रहा है। मतलब अभी आपने टाइप दे दी कि आपकी टाइप क्या है जो आप अलाउ कर रहे हैं, आप अपने इनबाउंड को एक्सेस करने के लिए अलाउ कर रहे हैं। पब्लिक को आप क्या अलाउ कर रहे हैं, SSH अलाउ कर रहे हैं। प्रोटोकॉल आपका TCP जाता है बाय डिफॉल्ट, SSH में TCP प्रोटोकॉल। और पोर्ट रेंज आपकी जो जा रही है 22 जा रही है, जैसे हमारे पास रिएक्ट में 3000 चल रही थी, 22 पोर्ट। सोर्स कौन होगा आपका जो उसको एक्सेस करेगा, ये भी आपके पास ऑप्शन है। आप अपनी सिस्टम की IP बता सकते हैं, अगर आपके पास है कोई स्टैटिक IP आपके पास सेट हुई, आप बता दें कि भाई ये सोर्स है, वो एक्सेस करेगा। सही है। दूसरे नंबर पे आपके पास है, आप एनीवेयर कर सकते हैं, यानी पब्लिक में दुनिया में कोई भी अवेलेबल है वो उसको एक्सेस कर लेगा। तो उन्होंने यहाँ पे खुद दी हुई है 000.0। ये क्या होता है, ये आप इनफाइनाइट कर देते हैं कि कोई भी आके इसको एक्सेस कर लेगा। 0.0.0.0 ऑल होता है इसका मतलब, एनीवेयर होता है, इसको हम एनीवेयर भी कह सकते हैं। अच्छा, ये दो टाइप्स ऐड कर रहा है, एक IPv6 है, एक IPv4। IPv6 और IPv4 भी हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। IPv4 और IPv6, ठीक है, इसका डिफरेंट ये चेक करता हूँ। तो यहाँ पे देखें, मेरे पास एक iNet आ रहा है, इसको थोड़ा सा इफ कॉन्फिग से देख लेते हैं। ये देखें, थोड़ा साफ सुथरा देख लेते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है ENP3S0 LO WLS3, आपके पास आपके सिस्टम में नेटवर्क कनेक्टिविटी हुई हुई है किसके थ्रू, या तो वाईफाई के थ्रू, या LAN के थ्रू, या किसी भी डिवाइस के थ्रू कनेक्ट हुई हुई है। वो आपके कंप्यूटर में एक्सेस करने के लिए अपना एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, आप उसको बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस। जो भी आपका नेटवर्क कनेक्ट हो, नेटवर्क इंटरफेस से कनेक्ट है। आपके पास यहाँ पर एक लॉजिकल इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन सेट होती है, उसका एक नाम होता है। जस्ट लाइक मेरे पास जो अभी इंटरफेस कनेक्ट है वो ये वाला कनेक्शन है, WLP2S0। ये वाईफाई कनेक्ट है, इसलिए इसका ऐसा नाम है। ठीक है, अगर मैं इसको इफ कॉन्फ़िग का सिंपल ये कर देता हूँ, तो जब भी ये आ रहा है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा iNet का मतलब यहाँ पे है IPv4। ये क्या है, मेरे पास लोकल है 192.168.0.11.10 और नेट मार्क्स आ रहा है इसका
जूम का ऑप्शन होना तो चाहिए। राइट साइड पे होगा जहाँ पे सेव लिखा हुआ है ना, इसके बराबर में। यहाँ पे नज़र आ गया। टूल तो नहीं है, न्यू विंडो, फाइंड टूल, सेट लैंग्वेज, इसको डाल दो। हाई इंसर्ट डेट, नो ये भी नहीं। फाइंड एंड रिप्लेस, व्यू, कीबोर्ड शॉर्टकट प्रेफरेंस में होना चाहिए। हाँ यहाँ पे यहीं पर फॉन्ट लेकिन फाइल सेविंग है, विड है। टेक्स्ट का नज़र क्यों नहीं आ रहा मुझे इसमें कुछ? ये तो नहीं है, नहीं ये तो नहीं होगा। टैब है ये तो, टैब विड एंड नॉर्मल ऐड होती है, इसमें होना चाहिए। अच्छा यहाँ सेलेक्ट हुआ हो ना, ये रहा, बोल्ड कर दें नहीं तो ये भी फॉन्ट है। सर इसी में नीचे आ रहा था, अब इसको दोबारा क्लिक करें। सर उसी में नीचे साइज लिखा हुआ था। अच्छा ये रहा, ठीक है, थैंक यू, आ गया साइज। अच्छा हमारे पास एक IPv4 है जिसको हम यहाँ पे iNet देख रहे हैं, और हमारे पास एक IPv6 है जो आप iNet 6 आपको यहाँ पे नज़र आ रही है Ubuntu में। दोनों का मैं फॉर्मेट दिखा देता हूँ, बिल्कुल छोटा सा फॉर्मेट है, उसका फ़र्क बहुत शॉर्ट में मैं बता देता हूँ आपको। जब भी मैं आज कहा था, आज की क्लास में अगर कोई नेटवर्किंग वाला है तो आप हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये देखें, आप अगर वेब एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हैं, आप वेब डेवलपर हैं, मोबाइल डेवलपर हैं, या सर्वर पे आप काम कर रहे हैं, आपको IPv6 से कोई काम नहीं पड़ेगा, आप हमेशा काम करेंगे IPv4। लेकिन आप अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ इंटीग्रेट होने वाले हैं, आप कोई सर्किट एक्सेस करने वाले हैं, कोई रास्पबेरी पाई आप एक्सेस करने वाले हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी IPv6 की। इन शॉर्ट हम ये कह देते हैं कि IPv4 का जो फॉर्मेट है उसमें आपके पास इस तरह का फॉर्मेट होता है कि 4 इसके सेपरेटर होते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपका जो भी डोमेन की IP आपके पास है लोकल, आपने अभी तो ये लोकल सेट हुआ है, नॉर्मली आपके पास एक सबनेट लगा होता है, उस सबनेट की ये IP होती है, और उस सबनेट के पास पॉसिबिलिटी होती है कि वो यहाँ पर 2 से, आई थिंक 2 या 1 से स्टार्ट करता है और 255 तक जा सकता है। सही है, इसका मतलब है आपके पास 254 IPs मौजूद होती हैं, किसमें? IPv6 में 254 IP मौजूद होती हैं। यहाँ तक जो आपका होता है सबनेट का एड्रेस होता है, बाकी यहाँ पर आप उसमें कोई भी डायनेमिक IPs चेंज करते रहते हैं जो आपको चाहिए हो। ये हो सकता है चेंज हो, जैसे हमारे केस में 1110 है, ये 220 भी हो सकती है, 255 तक लास्ट होती है। फिर दूसरा आपके पास होता है कोई ना कोई राउटर, जिसको आप अपना होस्ट कह देते हैं, राउटर कह देते हैं, या आपके पास ये भी कह सकते हैं आप गेटवे, राउटर को आप गेटवे भी कहते हैं। आपका एक गेटवे का एड्रेस होता है, उसी सबनेट से आपका गेटवे का एड्रेस कुछ तरह से होता है। नॉर्मली यहाँ बस ये होता है, आप अपने राउटर पे भी चेक करेंगे आपको इसी तरह का एड्रेस आ रहा होगा कि बाकी सब चीज़ें सेम होंगी, सबनेट सेम होगा, और गेटवे आपके पास तरह से 1 आ रहा होगा, 2 आ रहा हो सकता है वो कोई सिस्टम लगा हो गेटवे की जगह, तो उस सिस्टम की IP आ रही होगी, ये भी पॉसिबल है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इस सिस्टम को गेटवे बनाऊँ, तो मैं क्या करूँगा, इस गेटवे को अपना एज सिस्टम यूज़ कर सकता हूँ। तो ये आपके पास मौजूद होता है। ये सारा कम्युनिकेशन किस में हो रही है? IPv4 में। IPv6 का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज होता है, इसमें आपके पास टोटल नज़र जो आ रहा थी 5 सेपरेटर यहाँ लगे होते हैं आपके पास, और ये एड्रेस थोड़ा बड़ा होता है, इसकी रीच हाई होती है। अगर मैं IPv4 बोलूँ कि पब्लिकली कितना अवेलेबल है, जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पर EC2 के पास IPv6 इसने मुझे प्रोवाइड करा है, और ये मुझे पता है वर्ल्ड वाइड जो है यूनिक है, ये वर्ल्ड वाइड यूनिक है। तो यूनिक कितने अवेलेबल होंगे टोटल कितने होंगे? एक इसकी तादाद होगी ना, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। ये तो 54 है टोटल, ये 5 सेपरेटर में कितने होंगे? हो सकता है 2 बिलियन हो सकता है 3 बिलियन हो, मुझे इसकी अमाउंट नहीं पता कितना, क्वान्टिटी नहीं पता, हो सकता है 3 बिलियन हो, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। आपके पास हज़ारों डिवाइसेस हैं, हज़ारों कनेक्टिविटीज़ हैं, आप सिर्फ 2 बिलियन में कैसे डील करेंगे? हज़ारों यूज़र्स को यूज़ कर रहे हैं। तो आप IPv6 पे आते हैं, IPv6 में आपके पास ऑप्शन ज़्यादा मौजूद हैं। अगर ये 2 बिलियन है तो यहाँ पे कोई इतनी बिलियंस की आपके पास रिक्वायरमेंट अवेलेबल होंगी IPv6,
वर्ल्ड वाइड। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट इसकी काउंटिंग नहीं पता। सही है। तो इन्होंने क्या बेस्ट प्रैक्टिस करी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक यूनिक आईपी चाहिए होती हैं, तो आप वहाँ पे ये यूज़ कर लेते हैं IPv6। और ज़्यादातर जो आप वेब के लिए यूज़ करते हैं तो आपके पास IPv4 ही होता है। वेब पे आपको इस पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसको समझ लें। ठीक है। और क्या मौजूद होता है दूसरा आपके पास, IPv4 हो गया, IPv6 हो गई, और आपके पास इसके प्रीफिक्स होते हैं, नेट मार्क्स। ये आपके सबनेट का प्रीफिक्स होता है कुछ इस तरह से कि आपके सिस्टम पे जब जाकर ये वाली IP स्टोर होगी तो वो किस में होगी, बाइट्स में स्टोर होगी। ऐसा ही है ना, 0-1 के बाइट्स में, इसी में स्टोर होगी। तो ये 0-1 के बाइट्स में जो स्टोर होगी इसके प्रीफिक्स होते हैं नेट मार्क्स। तो नेट मार्क्स का लिखने का कुछ तरह तरीका होता है। 255 का मतलब होता है कि आपके इसकी जो टोटल क्वांटिटी है 255 उस तक ये अवेलेबल है नेट मार्क्स। आई थिंक इसका कोई बाइट्स का चक्कर होता है, मैं बता देता हूँ। इसका मतलब है कि 8 बाइट्स होती हैं आई थिंक, 8 हाँ, बाइट्स 255 का मतलब है सारे जो बिट्स हैं 8 वो सारी 1 है। सही है। तो बाइट्स कितनी होती हैं इसमें, 8 होती हैं, 8 बिट्स होती हैं। हाँ, एक 8 ऑक्टेट, बिट। एक 255 जो है वो 8 वंस को रिप्रेजेंट करे। ठीक है। तो 8 बिट होती हैं आपके पास इसमें। 8 बिट से मुराद क्या है, 8 बिट से ये मुराद है मतलब 1 8 टाइम्स 2 1 फिर 3 8 टाइम्स 4 1 फिर 8 5 टाइम्स 6 1 7 8। डॉट 0। हाँ, इस तरह। अगर इसमें हम इस तरह कर लेंगे तो क्या हो गया ये, अब ये उसको 2 की पावर में मतलब वो चेक करना पड़ेगा कि ये किस तो में आई थिंक कन्वर्ट। सो के इस तरह हो जाए या इस तरह इतनी बाइट्स हो जाए, इतनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। नहीं, जो ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है ना 255 255 255 डॉट 0, इसका मतलब है 4 टाइम्स 1 सॉरी 8 टाइम्स 1 डॉट 8 ठीक टाइम्स है। 1 डॉट 8 टाइम्स 1 डॉट 0 8 टाइम्स 0। ठीक है। अगर तो हमारे पास ये इस तरह की है जो 210 है, तो हमारे पास 8 टाइम 1 नहीं है, इस हाँ, तरह भी हो फिर सकता है, बिल्कुल फिर इस बिल्कुल। तरह होगा कि हमारे पास 6 टाइम 1 है और 2 टाइम 0 है। ये मैं एक रैंडम कैलकुलेशन बता रहा हूँ। ये क्या है, आपके सिस्टम में प्रीफिक्स आ रहा होता है कि आपकी IP जो 19 IPv4 है वो किस तरह से सेव हो रही है। तो ये आपके सबनेट से इक्वालिटी होती है, इसकी कुछ इस तरह की कैलकुलेशन होती है। तो ये थोड़ा सा आप माइंड में रख लें किस तरह होता है। गेटवे का थोड़ा देख लें, गेटवे इट सेल्फ क्या है। गेटवे भी एक हो सकता है राउटर है या वो कोई मशीन है या कोई सर्वर है, क्या चीज़ है आपके पास। पब्लिक IP का आपको समझ आ गया। प्राइवेट IP आपके पास लोकल कम्युनिकेशन के लिए प्राइवेट रखी जाती है, प्राइवेट की तादाद ज़्यादा होती है बनस्बत टू पब्लिक, क्योंकि लोकली तो आप कुछ भी बनाते रहें, क्रिएट करते रहें जितनी आपके सर्वर में रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन वो आउटसाइड नहीं होंगी कनेक्ट। आउटसाइड के लिए आपको कोई टर्मिनल और चाहिए। DNS इटसेल्फ एक डोमेन नेम है, ये राउट हो रहा होता है इसी IP से। ये सिर्फ एक आपको पास ऑप्शन है कि आप .com के जरिए आप इसको एक्सेस कर लें। यहाँ तक कि अगर आप गूगल भी एक्सेस करते हैं google.com, तो ये भी इसके बैक पे कोई IP को हिट करता है, तो ये .com का डोमेन और होस्ट को ला रहा होता है। तो ये सब चीज़ें भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। अभी हमारे पास कैसे हमने SSH ऐड करा है, एनीवेयर 000 का मतलब है एनीवेयर। डिस्क्रिप्शन हम दे देते हैं टू सिक्योर शेल, और कुछ भी इसमें दे सकते हैं, उसको ऐड रूल कर देते हैं, सेव कर देते हैं। देखें सिक्योर शेल यहाँ पे IPv6 और IPv4 दोनों हमारे पास आ गए हैं। इनबाउंड आ गए, आउटबाउंड तो हमने सब कुछ दिया हुआ है। कोई भी सर्वर कुछ भी एक्सेस कर सकता है आउटसाइड से, लेकिन आउटसाइडर सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ ये वाली पोर्ट से, और कोई ऑप्शन नहीं है, और वो है सिक्योर शेल। अगर सिक्योर शेल की टाइप आएगी तो ही अलाउ करेगा, वरना नहीं। सबसे पहले इसको हम डायरेक्ट अपने पास टर्मिनल पे कनेक्ट करते हैं। हमारे पास कहीं ना कहीं कुछ तो मौजूद होगा। इसकी की हमारे पास पहले से रखी हुई थी, मैं देख लेता हूँ कहाँ रखी हुई है। होम है क्लास, ये रखी हुई की, यहीं पर टर्मिनल ओपन कर लेना है, की जहाँ पर है। अच्छा, किसी ने मुझे एक कमांड लिखी है होस्ट नेम, तो इससे आपके सिस्टम का होस्ट नेम शो हो जाएगा। अब ये आप सर्वर पे लिखी है तो सर्वर का हो जाएगा। डोमेन नेम भी एक, डोमेन नेम अभी कोई नहीं है हमारे पास।
उसमें माइनस आई से भी आई से आईपी आ जाएगी आपके सिस्टम की। लोकल 1 तो इसने लोकल दे दी। ये आपके पास आईपी और डोमेन कार्ड कॉन्फ़िगर हुए होते हैं। आप अपने सिस्टम पे जाएं, नैनो अगर मैं चला रहा हूँ जो 12 etc होस्ट के नाम की फाइल है, यहाँ देखेंगे ये रिडायरेक्शन हुई है। यहाँ 1 to 7 जो लोकल आईपी और लोकल होस्ट से मिल रही होती है। आपने नोट करा होगा, आप रिएक्ट पे लोकल होस्ट एक्सेस करते हैं तो वो बैक पे ये वाली आईपी यूज़ कर रहा होता है। मेरे इसने सिंपल होस्ट नेम पे भी ये आईपी सेट करी हुई है। टोटली मेरे पास यही रखा हुआ है। ये V6 के प्रोटोकॉल रखे हुए हैं और ये V4 के रखे हुए हैं। यहाँ पे होस्ट नेम बताया हुआ है। अगर कोई इस डोमेन को एक्सेस करेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इस आईपी को एक्सेस कर रहा है। अगर कोई इस डोमेन को एक्सेस करेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इस ही आईपी को एक्सेस कर रहा है। सही है। तो ये आपके पास यहाँ पे फाइल मौजूद है। मैं एक्सेस करने जा रहा हूँ EC2 SSH मेरे पास मौजूद है, SSH-i। और मुझे क्या चाहिए, फाइल का नाम। सबसे पहले फाइल का नाम ले लेता हूँ, CNCQ4 ये फाइल का नाम है। SSH-i मेरे पास एक PEM फाइल है यहाँ पर। ये मेरे पास एक प्राइवेट की है कनेक्ट करने के लिए अपने EC2 का। अगर मेरे पास नहीं होगी तो EC2 मुझे अलाउ नहीं करेगा कि वो मैं इसको SSH से एक्सेस कर सकूँ। तो ये आपको ज़रूर चाहिए क्योंकि हमने अलाउ करी थी क्रिएट करते हुए। आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। जब आप इसको क्रिएट कर रहे थे वहाँ पर आपके पास ऑप्शन था कि आप की के बगैर चला लें, तो ये इग्नोर हो जाता, फिर इसकी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, वापस से आता हूँ मैं अपने EC2 पे। EC2 की पब्लिक आईपी से पहले एक यूज़र चाहिए होगा मुझे। इसका हमारे पास यूज़र नेम हर बार एक ही होता है, EC2 यूज़र। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये रहा Ubuntu आप एक्सेस कर रहे हो तो हर बार आपका यूज़र नेम Ubuntu ही होगा। ये AWS में है @ यूज़र वो है जो सिस्टम का यूज़र था। और यहाँ पे आप पब्लिक आईपी बता देंगे इसकी, जो भी आप यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पे हम ये वाली आईपी एक्सेस कर लेते हैं। ये देखें डोमेन से एक्सेस कर रहा है, आपके पास ऑप्शन है आप डायरेक्ट आईपी से भी एक्सेस कर लेंगे। मैं दिखा देता हूँ आप एक्शंस, व्यू डिटेल्स। ये मेरी मर्जी, यहाँ पे मैं डोमेन लगाऊँ या आईपी, दोनों एक ही बात है। ठीक है, इसको एंटर करते हैं। फिंगरप्रिंट अलाउ करते हैं, यस करते हैं। परमानेंटली एड्स, परमिशन डिनाइड, सुडो के परमिशन नहीं दिया हुआ हमने। एक्सेस आ गया है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आप नोट करें जो नोट करने की है भी, वो है ls-l। ये जो आपके पास CNCQ4 है, इसके बाद राइट्स देखें कौन कौन से। इसके पास पब्लिकली जो राइट्स है, मतलब ऑल के नहीं है, वो R है, रीड का राइट है, बाकी सबके नहीं, रीड राइट और रीड राइट है। अगर आप अपने इस CNCQ4 को दे देंगे ज़्यादा राइट्स, अगर आप ये करेंगे chmod और 777 CNCQ4, किसी ने ऐसे करके देखा है अभी तक? फिर तीनों को रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन मिल जाएगी ना, यूजर को भी, ग्रुप के मेंबर्स को भी और बाकी सबको भी। किसी ने ट्राई करा है ऐसा, इस तरह से ट्राई करा है? ये इसी की को PEM फाइल को किसी ने ज़्यादा राइट्स दे दी हो और कोई एरर फेस करा हो? नहीं, इसको नहीं करा। अगर आप PEM फाइल को ज़्यादा राइट्स दे देंगे, AWS आपको एक एरर देगा। उस एरर में वो आपको बोलेगा कि आपने PEM फाइल को बहुत ज़्यादा राइट्स दिए हैं या एक्सेस अलाउ नहीं है। वो आपको अलाउ नहीं करेगा कि वो कनेक्ट करें आप अपने अमेजोन से। तो सही, ये भी उन्होंने एक सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस रखी हुई है। वो उन्होंने क्यों रखी है मैं वजह बता देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कहाँ पे हैं, बैंक में एक सर्वर पे 500 यूजर्स हैं, अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं 500 यूजर्स। अब कोई एक इंडिविजुअल EC2 पे काम कर रहा है और वो EC2 की फाइल को डाउनलोड करता है CNCQ4.pem। अब एक्चुअली उसी इंडिविजुअल के पास इसका राइट्स होना चाहिए, दूसरे किसी के पास नहीं होना चाहिए। इट्सेल्फ वो फाइल कहीं पे रखी हुई है और बाकियों के लिए एक्सेसिबल हो जाए कहीं से, और कोई और उसको एक्सेस कर ले। कब एक्सेस करिए, जब उसके पास राइट्स होंगे यहाँ पर, ऐसा ही है ना, वरना तो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो AWS ने खुद से एक सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस रखी हुई है कि आप इस फाइल को ज़्यादा राइट्स देंगे तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा कनेक्ट करना, वो आपको एरर दे देगा। तो आप क्या करेंगे, इसका आसान सा हल है, आप यहाँ पर आके इसको
0400 के राइट्स दे देंगे तो उसके बाद खुद ही राइट्स खत्म हो जाएंगे सारे, तो वो आपको अलाउ कर दिया सिर्फ राइट्स, सिर्फ रीड के। देख रहे हैं, ये राइट्स आप देंगे तो सिर्फ रीड होगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो कोई और इसको एक्सेस कर ही नहीं सकता। तो ये एक एरर कुछ लोग फेस करते हैं। कभी इस फाइल को ज़्यादा राइट्स मिल जाते हैं तो ये एरर आ रहा होता है। अभी हमारे पास नहीं आया तो अभी हम चला लेते हैं। देखिए मेरे पास कनेक्ट हो गया यूबंटू, कौन सा वाला जो हम चला रहे थे। अगर मैं VPN के ज़रिए इसको कनेक्ट करता तो यहाँ पे मुझे पब्लिक IP की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं प्राइवेट IP से भी इसको एक्सेस कर सकता था। सर ये 0400 से सारे राइट्स आ जाएंगे उसके पास? नहीं, अभी दोबारा देखें ना, सारे राइट्स आने जाएंगे, चले जाएंगे, सिर्फ रीड का राइट रह जाएगा, वो भी खुद यूज़र इटसेल्फ के पास। सही है। देख रहे हैं क्या हुआ? ठीक है। अच्छा, आपके पास ऑप्शन है, आप इसको की के बगैर भी चला सकते हैं EC2 में, और बहुत सारे लोग चलाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो IAM रोल कह रहा हूँ, IAM यूज़र की पॉलिसी को स्ट्रिक्ट रखते हैं। IAM यूज़र की पॉलिसी को स्ट्रिक्ट रखते हैं, वैसी कोई चीज़ अलाउ ही नहीं करते जिनकी वजह से उनकी मशीन कंप्रोमाइज़ करे किसी हैकर्स के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा ख्याल रखना। आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपके भी सिक्योरिटी हो सकता है स्ट्रॉन्ग ना हो, कुछ स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी माइंडसेट स्ट्रॉन्ग ना हो, जब आप एप्लीकेशन बनाने जाएं आपके माइंड में ऐसी चीज़ें ना हो कि एप्लीकेशन हैक कहाँ से हो सकती है, सर्वर हैक कहाँ से हो सकता है। तो हमेशा एक बेस्ट प्रैक्टिस अपने माइंड में रख लें, जब तक आपको सिक्योरिटी के बारे में नॉलेज नहीं है, ये तो सिक्योरिटी ग्रुप है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए ना, मतलब ये समझ लें सेंसिटिव है। यहाँ पे जो आप एडिट इनबाउंड रोल कर रहे हैं ना, और यहाँ पे जो रोल ऐड कर रहे हैं, ये बहुत सेंसिटिव है, उसको सोच समझ के ऐड करना है। कोई गलत रोल ऐड करा, सिस्टम हैक होने के 100% चांसेस है, 100% चांसेस आपका सिस्टम हैक होने वाला है, मतलब आपके ये सर्वर हैक होने वाला है। 100% से मुराद है, इतने सारे मार्केट में हैकर्स बैठे हैं, एवरी टाइम मल्टीपल IPs को चेक कर रहे होते हैं, ट्रैफिक देख रहे होते हैं, और अलग अलग टूल्स को एक्सेस कर रहे होते हैं कि नेटवर्क से कौन कौन से प्रोटोकॉल गुजर रहे हैं, कौन कौन से टूल गुजर रहे हैं, उसको हिट भी कर रहे होते हैं। अगर वहाँ पे कोई आपने अलाउ करा हुआ है, वो आपके सिस्टम में इंटर हो जाते हैं, आपके सिस्टम में इंटर हो जाते हैं, और वो कुछ भी अपना चलाएंगे, आपका बिल बन जाएगा। वो अपनी स्क्रिप्ट चलाएंगे आपके सर्वर पे, और आपके पास ईमेल आएगा रात में कि आपका कोई $10,000 का बिल बन गया, आपके मशीन पे ये सब चल रहा था। आप बोलोगे मैंने तो चलाया नहीं। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है, तो थोड़ा सोच समझ के इसको इनबाउंड रोल को ऐड करना है। 22 मैंने ऐड करा है, NEVR ऐड करा है, इसका इतना बड़ा मसला नहीं था। सही है। अच्छा, इसमें मेरे पास कोई चीज़ मौजूद है पहले से, एक टेस्ट की ऐप मौजूद है जो हमने लास्ट टाइम आई थिंक के बनाई थी। ये रिएक्ट की एप्लीकेशन है ये, इसमें मेरे पास NPM चल रहा है पहले से, जो लास्ट टाइम हमने बना लिया था बिल्कुल क्लास के एंड में, हमारे पास बहुत कम टाइम था, बना लिया था। लेकिन अपडेटेड ये है, अगर मैं यहाँ पे रिएक्ट स्टार्ट करूँ तो रिएक्ट स्टार्ट भी हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है यान से, यान आई थिंक इसमें चल रहा होगा, नहीं यान नहीं चल रहा, तो NPM स्टार्ट ही कर देते। ठीक है, रिएक्ट का लोकल सर्वर स्टार्ट हो गया आपकी EC2 पे, और ये अवेलेबल है आपकी, ये क्या है आपके पास 172 क्या थी आपके पास, आपके सिस्टम की लोकल IP है, ये लोकली अवेलेबल है आपके उस डोमेन में, उस सबनेट में, आउटसाइड अवेलेबल नहीं है, और ये लोकल होस्ट है, प्राइवेट IP है जी, प्राइवेट IP है। अब आप ये बताएं कि इसको पब्लिकली कैसे एक्सेस करेंगे। अब एक चीज़ नोट करना, आपकी रिएक्ट जो 3000 पोर्ट पे चल रही है, आप कहेंगे पब्लिकली मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ किस तरह से, इसकी पब्लिक IP से या पब्लिक डोमेन से, ऐसा ही है ना। तो अगर मैं यहाँ पे पब्लिक IP यहाँ पे इंटर करता हूँ, तो मुझे क्या इंटर करने की ज़रूरत है, दूसरी चीज़ कोलन 3000 देना होगा, कोलन 3000 देना होगा। कोलन 3000 का मतलब क्या है कि आप आउटसाइड से एक्सेस कर रहे हैं अमेजोन की रिसोर्स को, तो आप किस रोल में आ गए, इनबाउंड रोल में आ गए। आप क्या एक्सेस कर रहे हैं, उसकी IP, और दूसरे नंबर पे क्या एक्सेस कर रहे हैं, उसकी एक पोर्ट जिसका नाम है 3000। आपने इनबाउंड में अलाउ करी हुए, अलाउ नहीं करी हुई, सही है।
और अगर मैं इनबाउंड में अलाउ कर दूं तो क्या ये एक्सेसिबल होना चाहिए? अच्छा, इसका चेक करने का तरीका होता है, मैंने इसको हिट करा है, ये देखें ये ऊपर से इसका सर्कल चले जा रहा है, इसका मतलब है ये कहीं जा ही नहीं रहा और इसको एक्सेस नहीं मिल रहा। मैं यहाँ पे नेटवर्क पे आता हूँ, नेटवर्क पे आकर इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं देखें ब्राउज़र के टूल्स में हूँ, मैं अगेन से इसको एंटर करता हूँ, देखें मेरे पास नेटवर्क रिक्वेस्ट गई है और क्या आ रहा है, पेंडिंग आ रहा है। चेक करा आपने? थोड़ा गौर से देखें, नेटवर्क रिक्वेस्ट नीचे नज़र आ रही है, नेम, स्टेटस, टाइप, इनिशिएटर, ये सब नज़र आ रहा है। मैं अगेन से इसको एक्सेस करता हूँ, अब देखें इसको एक काम करता हूँ, मैं फीडबैक हो जाता हूँ, यहाँ पे google.com एक्सेस करता हूँ, ये देखें आपके पास स्टेटस जो है 200 आ गया, मतलब आपकी google.com एक्सेसिबल है। ये चला कहाँ से था, स्टार्ट से देखते हैं। सबसे पहले जब आपने, मैं google.com नहीं, मैं गूगल एक्सेस करता हूँ, मैंने google.com जैसे इंटर करा आपको इसने लेके गया, स्टेटस 204 आया, इसने क्या करा, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा आपके पास स्टेटस 204 आया, कहीं पे रिडायरेक्ट मतलब कहीं इसने एक्सेस करा है टेक्स्ट HTML इंडेक्स 3, फिर इसने क्या टेक्स्ट HTML 302 का मतलब होता है रीडायरेक्ट हो रहा है। रीडायरेक्ट कहाँ हो रहा है, ये सब आपके पास रीडायरेक्ट हो रहा है, या फिर स्क्रिप्ट रन हुई, कहाँ से आ गया, उसके बाद आपके पास रीडायरेक्ट हुआ, फिर इसके बाद रीडायरेक्ट हुआ, 302 का मतलब होता है रीडायरेक्ट, फिर रीडायरेक्ट हुआ, फिर रीडायरेक्ट हुआ, फिर स्क्रिप्ट रन हुई, 204 का मतलब स्क्रिप्ट है, 200 का मतलब है ओके चल गया, तो सारी इसकी की हैं, 302 का मतलब फिर से रीडायरेक्ट हुआ, ये कहीं पे ये कहाँ से आ जाता है, सही है, 200 फिर 200 फिर 200 फिर 200, सारी इसकी इमेजेस एक्सेस हुई हैं, स्क्रिप्ट, XHR, टेक्स्ट, स्क्रिप्ट, वेब पेज, PNG, जिफ, फॉन्ट, डॉक्यूमेंट, और सबसे लास्ट में आपका google.com एक्सेस हो गया, और इसमें ये आपके नेटवर्क इतने सेकंड्स में हुआ है, सारी चीज़ आपके पास यहाँ आ गई। अगर यहाँ पे मैं ये IP इंटर करता हूँ तो देखें क्या आ रहा है आपके पास, ये IP में इंटर करता हूँ, देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, ये कुछ भी नहीं आ रहा है, थोड़ी देर में ये पेंडिंग हो जाएगा, इसका मतलब होता है टाइम आउट, आपके सर्वर को वो एक्सेस नहीं कर जा रहा, टाइम आउट हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से कोई रोल आपने अलाउ नहीं करा हुआ। तो यहाँ पे अगर मैं एडिट करूँ इनबाउंड रोल को, तो मुझे यहाँ पे क्या अलाउ करने की ज़रूरत है इनमें से? HTTP ये अलाउ करूँ, कस्टम TCP की पोर्ट 3000, ये अलाउ करूँ जी 3000, पोर्ट रेंज अपनी मर्जी से यहाँ मैं बता दूँ 3000, और कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है एनीवेयर। हाँ वो तो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं ना, कितना आप एक्सेस देना चाहते हैं, एनीवेयर कर दें, माई IP कर दें। ये सबसे ज़्यादा आपके पास लूप होल है सबसे बड़ा, अगर मैंने यहाँ एनीवेयर करा और यहाँ अलाउ कर दिया टू रिएक्ट, आप में से अगर कोई समझदार बैठा है तो मेरा सिस्टम हैक हो चुका था मैंने थोड़ी देर में, सही है, सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट है ये कभी भी नहीं करना, ये गलती है, मैं सिर्फ करके दिखा रहा हूँ रिएक्ट की एप्लीकेशन चलाने में, और मैं इसको अलाउ कर रहा हूँ, आप में से कोई है बता दे अभी से मैं फिर नहीं करूँगा, सही है, मैं कर रहा हूँ फात भाई अलाउ। है सर, नहीं आप इसको माई IP कर दें, बेहतर है। सही है, तो मैंने कर दिया इसको अलाउ 3000 को। अब मैं थोड़ा स्पीड में जाकर चेक कर लेता हूँ, ये 3000 है और ये रिएक्ट की एप्लीकेशन एक्सेस हो गई, ठीक है, हो गई एक्सेस। कुछ और करें, कुछ और क्या करें, DNS से चेक कर लेना, जब IP से हो गए तो DNS से भी हो गए, समझ ले, DNS पे 3000, ये वाली भी हो गई, दोनों सेम ही है, IP और DNS सेम है। ठीक है, वापस से बैक हो जाए इसको डिलीट कर रहा हूँ मैं। एक्चुअली हमारे पास, आप एक चीज नोट कर रहे हैं, यहाँ पे HTTP आ रहा है,
आपने कभी कोई डोमेन एक्सेस करा है वहाँ पे HTTPS आ रहा हो? करा है किसी ने? नो? आप गूगल पे डोमेन एक्सेस करते हैं, आपने नोट करा है कभी HTTP आ रहा होता है या S आ रहा होता है? वो सिक्योरिटी के लिए है ना, HTTPS। ऐसा आता है। सिक्योरिटी S आता है हमेशा, HTTP आपको कभी नहीं दिखा होगा ना, लोकल दिखता होगा जब रेक की एप्लीकेशन लोकल रन होती है, ऐसा ही है। बिल्कुल। चलें HTTP पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं। HTTP itself, HTTP हिस्ट्री देख लेते हैं, तो हो सकता है ये थोड़ा सा आपके लिए फ़ायदा हो जाए। अभी जो हमारे पास करंट चल रहा है HTTP 2.0 चल रहा है, और एक अगर यहाँ पे कोई अच्छा सा ब्लॉग मुझे मिल जाए तो आपको हेल्प हो जाएगी। हाइपर टेक्स्ट बनाया गया था ये एक्सेस करने के लिए, और इसका पास जी अस्सलाम वालेकुम। जी बताएं। ये अल्लाह अकरम। इसमें आ रहा है कहीं पे 1.1 आ रहा है, नहीं आ रहा। मैं ऐसे ही बता देता हूँ, उसमें तो नज़र नहीं आ रहा। मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? आप लोग रिपीट कर सकते हैं? मुझे ऐसा लग रहा है एरर आया कोई। स्क्रीन शो हो रही है। ठीक है, अच्छा मैं ऐसे ही बताया था, यहाँ तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाए ढूंढने में। देखें ये नज़र आ रहा है 1.1। HTTP प्रोटोकॉल आपके बनाए गए थे कि आप अपने जो भी वर्ल्ड वाइड वेब जब डिज़ाइन हुई थी, कि गूगल एक सर्च इंजन के थ्रू या वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में कोई भी आपके किसी वेबसाइट को, किसी सर्वर को एक्सेस कर सकता है, और उस पर कोई HTML का टेम्पलेट चल रहा है और आपको नज़र आएगा। सही है, यही था ना आपको पता है कि स्टैटिक वेबसाइट, डायनामिक वेबसाइट, ई कॉमर्स का आया। तो इसके लिए प्रोटोकॉल बनाया जाता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। कितनी जो भी चीज़ इंटरनेट से ट्रांसफ़र होती है ना, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आपके सिस्टम पे कोई फाइल रखी हुई है और उसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ आउटसाइड से, किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है प्रोटोकॉल की। तो वेब के लिए जो वर्ल्ड वाइड वेब के लिए प्रोटोकॉल अवेलेबल है वो है HTTP। ईमेल्स के लिए जो अवेलेबल है SMTP हैं, और भी बहुत सारे हैं। ईमेल्स के मैं दिखा रहा हूँ, ईमेल्स प्रोटोकॉल POP3 है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। IMAP यूज़ होता है, और ईमेल्स के भी अच्छे खासे मौजूद है। सही, फाइल्स के मौजूद हैं, फाइल्स प्रोटोकॉल, फाइल्स ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP, SFTP हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। ये सारे प्रोटोकॉल हैं। तो वेब के लिए जो आपके पास है HTTP है। HTTP की एक छोटी सी हिस्ट्री है कि ये HTTP की हिस्ट्री थोड़ी सी है कि सबसे पहले अब लॉन्च हुआ था तो आई थिंक ये 0.9 था, 0.9 उसका वर्जन था, और उसमें आपके पास गेट, पोस्ट और हेड इन्होंने बनाया था। हेड इन्होंने इसलिए बनाया था कि आप कोई भी अगर साइट को एक्सेस कर रहे हैं तो जो भी उसका सिक्योर डेटा है वो सारा हेड में जा रहा होता था, और उसमें अगर आप कोई डेटा भेजिए जैसे लाइक गेट और पोस्ट की रिक्वेस्ट आपने देखी, गेट और पोस्ट। अगर मैंने ये अभी अभी जो मैं वेबसाइट मैंने एक्सेस करी है, कौन सी रिक्वेस्ट गई है HTTP की? ये तो गेट रिक्वेस्ट गई। इसी तरह गेट और पोस्ट की रिक्वेस्ट थी, ये HTTP बनाया गया था। फिर HTTP अपडेट करा, 1.0 आया। 1.0 में उन्होंने कुछ और चीज़ें लगा दी, जैसे पुट डिलीट जो हमारे पास है ना, पुट डिलीट, क्या डेटा पुट कर दो या डेटा डिलीट कर दो। तो ये चीज़ें HTTP प्रोटोकॉल में ऐड हुई थी। और फिर उसके बाद इंटरनेट रेवोल्यूशन आता गया, फिर ये आ गया था आई थिंक 1.1, जो मैं दिखा रहा था अभी, नज़र आया था मैं 1.1। 1.1 जब आया तो ये रहा 1.1 स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल आया। ये सबसे ज़्यादा लॉन्ग टाइम चला है, और ये अभी भी कुछ साइट्स पे चल रहा है, लेकिन अब ख़त्म हो गया है 1.1। इसके अंदर आपके पास अच्छी चीज़ मौजूद थी, इसमें उन्होंने कोर्स ऐड कर दिए थे, कोर्स ऐड कर दिए थे। फिर ईमेल्स के आ गए थे, ईमेल आ गया था, जीमेल आ गया था, याहू वगैरह आ गया था। तो उन्होंने जब ये सब चीज़ आ गई थी उसको भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ी, तो HTTP 1.1 जो है वो स्टेबल हो गया था मार्केट में, आप लोग इसको यूज़ करते थे। HTTP 1.1 में प्रॉब्लम थी, मैं आपको यहाँ से दिखाया था आई थिंक ड्रो.io।
पुराना वाला अभी तक बना हुआ वाला। ये देखें हमारे पास सिनेरियो ये था, ये आपका लोकल सिस्टम है और ये आपका सर्वर है जहाँ से आप एक्सेस कर रहे हैं। आप यहाँ से एक्सेस करते थे वन टाइम, आपके पास रिक्वेस्ट जाती थी। रिक्वेस्ट कुछ चीज़ें लेके जाती है, क्या क्या लेके जाती है आपके पास? एक तो उसका हेडर जा रहा होता है, ऐसा ही है, बताएं रिक्वेस्ट में क्या क्या जाता है? एक तो हेडर जा रहा होता है और क्या जाता है? बॉडी जा रही होती है, डेटा जा रहा होता है आपको। आप डेटा कह देते हैं हमारे केस में ताकि समझ आ जाए। अब सीन ये था, हेडर जो है हर टाइम सेम होता है जब भी रिक्वेस्ट जाती है, हर टाइम सेम होता है ना हेडर सेम होता है। डेटा चेंज हो रहा होता है, डेटा चेंज हो रहा था, हर बार डेटा चेंज जाता है, हेडर सेम आता है। तो 1.1 में प्रॉब्लम ये थी कि हर बार जितनी रिक्वेस्ट जाती थी उतनी बार उतने हेडर जाते थे और उतना ही डेटा जाता था, मतलब एवरी रिक्वेस्ट पे हेडर और डेटा दोनों जाते थे। जबकि हेडर सेम है, हम ऐसा कर सकते हैं कि हेडर को मतलब कहीं पे कैशे कर लें और हर बार हेडर सेम हो जाए और बाहर रिक्वेस्ट के ऊपर सिर्फ डेटा आए और डेटा जाए। तो ये प्रॉब्लम थी। ये प्रॉब्लम बड़ी कब, जब ये रिक्वेस्ट जब एक जा रही थी जब तक तो मसला सही था। जब ये 1 से 2 आई, 2 से 3 4 और लाइन लग गई, इंटरनेट का पूरा बूम और हज़ारों साइट है और हर साइट पे इतनी सारी रिक्वेस्ट, तो ये तरीका फेल हो गया बिल्कुल ही, क्योंकि हेडर और इसमें टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा था, मसले बहुत सारे थे। तो फिर इन्होंने, दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि ये तो एक प्रॉब्लम होगी, दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि ये सिंगल टाइम आपकी कनेक्टिविटी बनती थी। सेकंड कनेक्टिविटी जो न्यू बनती थी, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर अभी आपने क्या देखा कि ये हर बार ये कनेक्टिविटी बनी आपके क्लाइंट से आपके सर्वर की, किसके थ्रू? HTTP के थ्रू। दूसरी बार अलग बनेगी, तीसरी बार अलग बनेगी, 4 टाइम अलग बनेगी, हर बार वो न्यू कनेक्टिविटी बनाएगा और आपको चला के देगा। तो ये एक प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी। तो इसको उन्होंने सॉल्व करा था, इन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बनाया कि ये लाइव कनेक्ट रह सके हर टाइम, मतलब लाइव कर दिया था। तो लाइव से मुराद थी कि ये एवरी टाइम कनेक्ट रह सके आपके पास। मैं इसमें कुछ होगा, कीप अ लाइव वाला सिनेरियो बनाया था। कीप अ लाइव में क्या था कि ये हर बार नई रिक्वेस्ट तो बनेगी, लेकिन जो आपका डेटा है वो अलाउ हर टाइम कीप अलाइव रहेगा। ऐसा नहीं है कि हर बार न्यू रिक्वेस्ट आ रही है और आपका पेज बार बार उसको लोड कर रहा है। तो कीप अलाइव वाला सिनेरियो बनाया था, उसमें क्या था, उसी रिक्वेस्ट को बार बार रिपीट हो रही थी लेकिन वो कीप अलाइव था। तो इन्होंने अब जो नया लाए वो 1.2 लेकर आए। 1.2 में क्या हुआ है कि हेडर जो है एक बार जाके वो कैशे बन जाता है, कैशे सेव हो जाता है, और हर बार जो रिक्वेस्ट जाती है सिर्फ उसकी बॉडी, उसका डेटा जा रहा होता है। बार बार ऐसा नहीं होता है कि आपके पास ये सारी चीज़ें जा रही हैं। तो उन्होंने HPEG बनाया है, इसमें शायद नजर आएगा, HPEG नहीं है, 1 पॉइंट में दिखा दूँ, इसमें कुछ चीज़ें होती है आपके पास। HPEG मैं डायरेक्ट गूगल से दिखाता हूँ। HPEG ये देखना, HPEG को आप थोड़ा सा पढ़ लेना कि HPEG एक्चुअली क्या था। मेरा सही है। तो HPEG बनाया था इन्होंने, इसमें यही था कि आपके पास जो मतलब HPEG ने क्या करा था कि आपका जो हेडर है वो सेपरेट हो जाएगा और आपकी रिक्वेस्ट अलग हो जाएगी। मतलब हेडर को सेपरेट कर दिया, हर बार हेडर रिपीट ना हो, और बॉडी इसकी चेंज हो जाएगी। उसके बाद इसमें एक और चीज़ आई थी कि इन्होंने इसको रीयूज़ कर दिया था, कि बार बार रीयूजिबिलिटी हो गई थी, हर बार सेम चीज़ नहीं जा रही, रीयूजिबिलिटी आ गई। फिर एक पुश फ्रेम्स बनाए थे उन्होंने। पुश फ्रेम्स में ये था कि आपका जो सर्वर है वो पुश फ्रेम्स यूज़ करेगा अंडरस्टैंड करने में कि जो आपकी एप्लीकेशन और ब्राउज़र पे चल रही है उसका जो भी इन्वायरमेंट है वो जावास्क्रिप्ट का है। तो ये सारी चीज़ें थी। एक छोटी सी डिटेल है, आप लोग उसको पढ़ लेना। अभी जो मार्केट में करंट यूज़ हो रहा है वो HTTP 2 यूज़ हो रहा है और वही उसी का सबसे बड़ा बूम है। सही है। अभी HTTP 3 के बारे में कुछ आने वाला है, तो जब आएगा जब देखेंगे। अभी 2 यूज़ हो रहा है। ये वाला सिनेरियो तो खत्म हो गया, वर्ल्ड वाइड वेब और HTTP 2। आपके पास दूसरी एक और चीज़ आती है TCP या SSL। TCP SSL क्या होता है आपके पास? आप अगर लोकल पढ़ने के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, आप लोग यूज़ कर लें सेल्फ साइन सर्टिफिकेट, आप लोग पढ़ लें। ये आपका छोटा सा आज के लिए टास्क है, लिख लें अपने पास सेल्फ साइन सर्टिफिकेट आप लोगों को पढ़ने। इसके लिए आपके पास यूटिलिटी अवेलेबल है, सेल्फ साइन की मल्टीपल यूटिलिटीज मिल जाएंगी गूगल पे। सेल्फ साइन होता है फ्री में, आप SSL जनरेट करें, अपनी लोकल एप्लीकेशन को उस पर रन करें और चला के देखें। सेल्फ साइन सर्टिफिकेट और आप साथ में उसको Nginx पे कनेक्ट कर लें, ठीक है।
तो सेल्फ साइन सर्टिफिकेट आप लोग थोड़ा सा देख लें क्या हो रहे हैं, किस तरह से बन रहे हैं, ये हो रहे हैं और क्या यूज़ हो रहा है। एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप अपने क्लाइंट से एक्सेस कर रहे हैं, मेरा एक सवाल है आप लोगों से, जब आप अपने क्लाइंट से अपना सर्वर एक्सेस कर रहे हैं तो आप मेक श्योर हैं जो आपने यूआरएल पुश करा है, जो आपने यूआरएल हिट करा है, वो उसी सर्वर से रिक्वेस्ट लेके आ रहा है जो सर्वर लेजिट है, ऑफिशियल है। ऐसा तो नहीं किसी हैकर के सर्वर से वो डेटा उठा के ला रहा है, ऐसा आप मेक श्योर हैं? कोई बताएगा? अच्छा, हम थोड़ा सा इंटरेक्टिव आ जाते हैं, थोड़ा सा इंटरेक्टिव आ जाते हैं कि हमारी क्लास और थोड़ा सा हम बातें कर करके पढ़ें। आप लोग आ जाए अनम्यूट करके। जी सर। मैं कह रहा हूँ कि आपने एक्सेस करा है google.com। आप इस बात से मेक श्योर हैं google.com लेजिट सर्वर पे जाके रिक्वेस्ट लेके जा रहा है ना, आप तो डेवलपर, आपको पता है google.com क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट लेके जा रहा है example.com। या हम एक्सेस कर रहे हैं, हमारे पास हम कोई चीज़ परचेस कर रहे हैं, हम कर रहे हैं दराज .pk, सही है। अब ये आपके पास रिक्वेस्ट बन रही है, रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है, दराज के सर्वर पे, वो दराज के सर्वर से वेबसाइट उठाकर आपको शो करा रही है, सही है। जी सर। रिटर्न आपके पास बैक आ गया। तो आप इस बात से मेक श्योर हैं ये दराज के सर्वर पे जा रही है, ऐसा तो नहीं किसी हैकर के सर्वर की वेबसाइट उठा के हमें शो जाए और वहाँ पे हम अपनी कार्ड डिटेल्स डाल दें, एक एक चीज़ डाल दें और हमारा सब कुछ हैक हो गया। वो दराज वालों के पास हम जाए, हम बोले हमने तो आपकी साइट पर डाला था, दराज वाले बोलेंगे हमारी साइट तो आपने यूज़ ही नहीं करी। ऐसा कैसा आप लोग सोच सकते हैं, हो सकता है? सर हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि कोई इस बात की अथॉरिटी नहीं दे रहा है कि दराज.com के पीछे जो आईपी एक्सेस हो रही है और जो सर्वर आ रहा है वो वही आ रहा है जो आप चाह रहे हैं। हो सकता है पीछे कोई हैकर बैठा हुआ है नेटवर्क पे जो रिडायरेक्ट कर रहा है रिक्वेस्ट। ऐसा सुना था पीटीसीएल में, आप लोगों ने नोट करा होगा, पहले हम ऐसा देखते थे कि आपने किसी ऑफिशियल नंबर पे कॉल करी, दरमियान में किसी ने नंबर रिडायरेक्ट करके अपने पास ले लिया और वो आपको रिस्पॉन्ड भी कर रहा है वहाँ से। हाँ सर, उसके पास बंदे के पास नहीं गई, ऑफिशियल बंदे के पास कॉल नहीं गई, दरमियान में कोई बीच में उसको एक्सेस करके आपको जवाब दे रहा है ना। जी सर। तो इस तरह के फ्लो को सॉल्व करने के लिए इन्होंने बनाई सिक्योर कॉल बनाई है, एसएसएल बनाया है। एसएसएल क्या करता है, एसएसएल आपके पास पब्लिक की और प्राइवेट की जनरेट करता है। एसएसएल सर्टिफिकेट होता है कि आपके पास पब्लिक की और प्राइवेट की जनरेट करता है, सही है। ये पब्लिक वर्सेस प्राइवेट की आप पढ़ लेना। ये क्या करता है, ये आपके सर्वर पे एक प्राइवेट की बना के रखता है और जब अभी आप एक्सेस करेंगे वेबसाइट तो आपका HTTP नहीं होगा, HTTPS होगा, HTTPS होगा, HTTP नहीं होगा। ये क्या करेगा, जब आप इस सर्वर इस डोमेन को एक्सेस करेंगे, ये एक पब्लिक की होगी, इसके पास एक की बनेगी, वो की आपकी जाएगी सर्वर पे। सर्वर पे एक ऑलरेडी की रखी होगी पहले से, वो उन दोनों को ऑथराइज करेगी कि क्या ये दोनों सेम है, क्या ये वही सर्वर है जहाँ पे मेरे क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी है। अगर जैसी वो ऑथराइज होगी तो वो रिस्पॉन्ड बैक आएगी और आपको साइट ला के दिखाएगी। अगर कोई हैकर आता है बीच में एक्सेस करता है तो वो उसको अलाउ नहीं करेगी, वो आपको साइट को अलाउ नहीं करेगी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने एक्सेस करा, एंटर करा, इसका डोमेन में लगा हुआ है एस। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि एस का मतलब है यहाँ पर कोई की बनी हुई है, वो की जा रही है सर्वर पे, सही है। सर्वर पे जाके वो वेरीफाई हो रही है। वेरीफाई कैसे हो रही है, सर्वर पे भी पहले से एक ऑलरेडी की रखी हुई है, उससे वेरीफाई हो रही है। अगर दोनों मैच हो जाती हैं, सक्सेसफुल हो जाता है, तो सर्वर से डेटा उठेगा, डेटा फैच होगा, सही है, और आपको शो होगा। अगर वेरीफाई नहीं होगी तो आपको SSL से ये फायदा होगा, तो लोकल आपकी सिक्योर कॉल बन गई। लोकल की सर्वर पे रखी हुई की से मैच होती है क्या? जी। तो लोकल की पहली दफ़ा कहाँ से आएगी हमारे सिस्टम में? जब आप साइट को एक्सेस करेंगे तो डोमेन से जाएगी, आपके सिस्टम में जनरेट होकर जाएगी। ठीक, आपने जो डोमेन एक्सेस करा उससे जाएगी। दूसरा फायदा, ये तो एक फायदा हो गया आपको की का, पब्लिक प्राइवेट की जाके ऑथराइज हो रही है सर्वर से तो ही डेटा शो हो रहा है। दूसरा फायदा, जो भी आप डेटा इसको पास कर रहे हैं यहाँ पर, वो जाएगा इनक्रिप्टेड होके। अगर किसी ने बीच में उसको हैक भी कर लिया तो उसके नहीं किसी काम का नहीं होगा, सही है। जी सर। तो ये SSL का फायदा है। अभी जो मार्केट में चल रहा है वो TSL चल रहा है। SSL जो है हम बोलते हैं SSL है, चल जो है रहा है वो TSL चल रहा है। TSL का मैं आपको दिखा देता हूँ। सर दोनों में फर्क क्या है TSL और SSL में?
ये मतलब TSL जो पेड है ये और ज़्यादा हाई सिक्योर है। SSL जो पुराना हो गया, पहले SSL था फिर TSL आए, फिर TSL में भी अभी 2 पॉइंट समथिंग मैं यूज़ कर रहा था, 3 आ गया होगा अब तो। मैं रिलीज डेट दिखा देता हूँ आपको, 3 आ गया है, 3 चल रहा है। सर TSL ऐसा तो नहीं कि टेराबाइट में डाटा ले जाता है, इस टाइप का तो कुछ नहीं है? नहीं, सिक्योरिटी इन्होंने थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करी है, इसको मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा। अच्छा। TLS को मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा, ट्रांसपोर्ट लिया सिक्योरिटी। और इसका मैं दिखा दूँ, 3.0 चल रहा है अभी करंट जो हम यूज़ कर रहे हैं। इसका 3.0 चल रहा है। ये आप इसकी कोई भी ऑफिशियल TSL परचेज करते हैं वही अपनी साइट पे लगा SSL का 3.0 चल रहा है, TSL का तो 1.0 है। TSL का वो 3.0 चल रहा है, मैं दिखा देता हूँ। हाँ। TSL वर्जन, SSL तो हम यूज ही नहीं करते, यूज ही TSL करते हैं। 1.3 चल रहा है, सॉरी। हाँ 1.3 चल रहा है ना। हाँ 1.3 चल रहा है। SSL 3.0 है ना। SSL हो सकता है, SSL चेक नहीं करा मैं। ये हम 3 यूज करते हैं, TSL हम 3 बोलते हैं ज़्यादा, तो ये 1.3 है। 1.3 ठीक है, तो 1.3 18 मार्च को, हाँ ये यार सही है। हम्म। तो ये अभी आप यूज़ करेंगे अपनी, आप जो भी साइट बनाएं मेक श्योर हो जाए कि आपको लाजमी SSL चाहिए। SSL इटसेल्फ TSL ही है अभी, सही है। अच्छा तो TSL आपको तो लाजमी free SSL नहीं है? नहीं, फ्री अवेलेबल नहीं है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम लोग क्लाउडफ्लेयर वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, तो वहाँ से ये सारे सर्टिफिकेट मैनेज हो रहे होते हैं। वैसे सर फ्री अवेलेबल TSL नहीं है क्लाउडफ्लेयर पे सर अवेलेबल नहीं है, मगर वहाँ पे सिर्फ SSL है वहाँ पर भी। वहाँ पे। आई थिंक सो कि वहाँ पे मैंने इतना डिटेल में चेक नहीं करा। हाँ क्योंकि वहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ SSL है, TSL मैंने नहीं देखा वहाँ पर। हो सकता है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ आपने देख ली, प्राइवेट की पब्लिक की। आप मेक श्योर हो जाएं जो भी आप साइट बनाएंगे उस सर पर SSL क्लाउडफ्लेयर लाजमी पे लगाएं। SSL है और TLS है। आई थिंक मेरे ख्याल से क्लाउडफ्लेयर जो अपनी बनाता है, वो सारी चीज़ें अपना बनाता है वो। और वो अपना SSL बनाता है तो TLS नहीं है, बिल्कुल भी सही कह रहे हो, अपना बनाता है वो। TLS नहीं है तो SSL ही है, सही है। तो नहीं, ये आपके पास सारी चीज़ें सर्टिफिकेट्स आ गई हैं। उन साइट्स के लिए ज़रूरी हैं जहाँ पे मतलब पेमेंट गेटवे इंटीग्रेटेड है, या उसके अलावा भी हर ज़रूरी है? साइट की नहीं ज़रूरी है। आप स्टैटिक साइट भी बना रहे हैं तो वहाँ भी आपको SSL चाहिए, क्योंकि गूगल की एक पॉलिसी है, गूगल आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप उसके सर्च इंजन पे अवेलेबल हो। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कोई साइट, और साइट का मैं कोई भी एक ब्रांड का नाम ले लेता हूँ, जैसे कि हाँ सर, सही है, कभी अगर आपका तो एस नहीं होता है वहाँ पर तो सर वहाँ पे मैसेज दे देता है ये गूगल, वो योर साइट इज नॉट सिक्योर। एक साइट इज नॉट सिक्योर का यहाँ पे जैसे कि सिक्योर आ रहा है अभी, एग्जैक्टली वहाँ आपका लिखा हुआ सिक्योर था आ नॉट सिक्योर। रहा है, यहाँ पर वैलिड सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। नॉट सिक्योर आ रहा हो, दूसरा आपकी साइट कभी भी सर्च इंजन पे आएगी ही नहीं। यहाँ पे जैसे आ रही है ना एडिडास के ब्रांड्स आ रहे हैं, हाँ तो आपकी सर साइट यही आएगी ही नीचे नहीं सर्च इंजन डिस्क्रिप्शन की पे। जगह पे मैसेज दे देता है, गूगल ही मैसेज देता है डिस्क्रिप्शन की जगह पे नीचे, योर साइट इज नॉट सिक्योर, योर साइट इज, बिल्कुल यहीं पे दे देता है नीचे। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ से मेक श्योर हो जाए, ज़रूरी नहीं है साइट पे SSL लगा हुआ तो आपकी साइट सिक्योर है। SSL ने सिर्फ 2 चीज़ें प्रोवाइड करनी है कि आपका डेटा इंक्रिप्टेड जाएगा, और एक जिस सर्वर को आप एक्सेस कर रहे हैं वो सर्वर ऑथोराइज है, बस। इसके अलावा हो सकता है अगर अटैक सर्वर पे हुआ है तो आप अटैकर का हिस्सा हैं। ज़रूरी नहीं है SSL है तो आप सिक्योर हैं। SSL कुछ चीज़ों को सिक्योर कर, और SSL की भी टाइप्स हैं। अगर आप SSL पेड SSL है, पुराने वाला SSL है, कोई पुराना यूज़ कर रहा हो सकता है, कोई अच्छा वाला यूज़ कर रहा हो, तो थोड़ा सा आप इसको रिसर्च कर लें। यहाँ पे इस तरह से आ रहा होता है, इशू कहाँ से हुआ है, इसको अमेजोन से इशू हुआ है, तो थोड़ा सा इसको पढ़ लिया करें, ठीक है। फिंगरप्रिंट्स वगैरह, इशू डेट, इस एक्सपायर कब हो रहा है, तो कुछ वैलिडिटी यहाँ से पता लग जाती हैं कि कहाँ से है। बल्कि हम कुछ साइट्स भी पता लगा लेते हैं, जैसे कोई स्कैम साइट होती हैं तो उसको भी हम पता लगा लेते हैं SSL के जरिए कि भाई इन्होंने SSL कहाँ से लिया है, इन्होंने डोमेन कहाँ से लिया हुआ है, इन्होंने बाकी चीज़ें कहाँ से ली हुई हैं, सही है। तो DNS जैसे हमारे पास हम लोग इससे यूज़ कर रहे होते हैं, बहुत सारी साइट्स हैं, मैं आपको दिखा दूँ। सो पोर्ट रिजॉल्विंग का भी आइडिया दे देंगे? पोर्ट रिजॉल्व का पूछें, सवाल पूछें। सर वही वाले जो पोर्ट डोमेन के बाद जो पोर्ट रिजॉल्व नहीं हो रही है। SSL शॉपर है, यहाँ से आप देख SSL चेकर, जैसे कि अगर मैं इसका देखना चाह रहा हूँ, मैं कौन सी साइट का देखना चाह रहा हूँ, मैं हम लोग देख लेते हैं SSL चेकर। मैं यहाँ पे कोई साइट लिखता हूँ जिसका नाम है facebook.com चेक SSL।
ये देखें, इसने आईपी भी बता दी, कहाँ से एक्सेस से, कहाँ से इसकी अवेलेबिलिटी है, 64 डे एक में एक्सपायर हो जाएगा ये। तो आप यहाँ से वैलिडिटी देख सकते हैं कि आपकी साइट ने एसएसएल कहाँ से लिया हुआ है, तो इससे भी आपको पता लग जाएगा कि एसएसएल उसका कितना स्ट्रॉन्ग है। क्लाउडफ्लेयर पे ज़्यादातर जो हमारे पास स्कैम साइट्स होती हैं वो क्लाउडफ्लेयर ही यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि क्लाउडफ्लेयर में काफ़ी चीज़ें हाइड होती हैं। तो थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ को और रिसर्च कर सकते हैं कि क्या चीज़ है। क्लाउडफ्लेयर एक्चुअली एसएसएल यूज़ कर सकता है, मेरे ख्याल से क्लाउडफ्लेयर आप सही कह रहे हैं, एसएसएल यूज़ करता है। टीएलएस इसलिए नहीं होगा क्योंकि क्लाउडफ्लेयर का अपना है, क्लाउडफ्लेयर का अपना प्रोटोकॉल है, सर ये इसका अपना तो खुद इसलिए का है, टीएलएस नहीं वहाँ होगा, पे सिर्फ एसएसएल की। ट्रैफिक ट्रांसफर्स हाँ देता है। ये क्योंकि इसका अपना है तो वो टीएलएस क्यों यूज़ करेगा, उन्होंने बनाया हुआ होगा अपना एसएसएल। सही है, सही है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली थोड़ा डिटेल में। अब हम आ जाते हैं अपने सर्वर पे भी आ गए, हमने रिएक्ट की साइट भी रन कर ली, इसको स्टॉप भी कर देते हैं। अब बताएं, आप में से किसी ने नोड.जेएस की एप्लीकेशन सर्वर पे चलाई है? सर मैंने चलाई। तो क्या प्रोसेस यूज़ करा है? सर प्रोसेस तो मैंने ये यूज किया, डॉकर की फाइल बना के उसको डायरेक्टली वहीं पे डिफाइन कर दिया था, बट ये उसको बिल्ड नहीं किया था, बिल्ड करे बगैर ही वो चल रही है, उसका मेरे ख्याल से शायद बिल्ड नहीं होता है। बिल्ड नहीं होगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि प्रोसेस कैसे स्टार्ट करा था? जिस तरह npm स्टार्ट करते हैं रिएक्ट में, तो pm2 देखा आपने? सॉरी सर, प्रोसेस कैसे स्टार्ट करा आपने? प्रोसेस मतलब जैसे हम यहाँ पे रन करते हैं npm स्टार्ट या अनस्टार्ट, तो नोड.जेएस को स्टार्ट करने के लिए आपने कौन सी स्क्रिप्ट यूज़ करी? वहां पे मैंने वो नोडेमन ऐड किया था, वहां पे सर्वर का पाथ डाल दिया था। नोडमोन, सही, नोड नोडमोन एक ऐड करा। वो अच्छा, रीस्टार्ट ऑफिशियल जब आप जाएंगे, आप लोग वो कोशिश करें, हाँ कोशिश करें आप लोग pm2 को थोड़ा रिसर्च आउट कर लें, जो नोड.जेएस चला रहे हैं। आप प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए pm2 अवेलेबल है आपके पास, pm2 बड़ा ज़बरदस्त है, इसको आप लोग देखें। pm2 स्टार्ट हो, जो भी आपकी app.js है, ये आपकी एप्लीकेशन को कीप अलाइव रखेगा, ब्रेक नहीं होने देगा, प्रोसेस को अलाइव रखेगा। इसमें सर आपके पास ऑप्शन है, अगर आप सर्वर को रिस्टार्ट दे देंगे इस तरह से अलाइव रखेगा ये, देख रहे हैं? नोडमोन और इसका पीएम कर्नल को एक स्टेटस आ ही रहा चीज नहीं है? नहीं, एक नहीं है। नोडमोन डेवलपमेंट के नहीं है, जब आप डेवलपमेंट कर रहे हैं और आपको बार बार अपनी स्क्रिप्ट स्टार्ट नहीं करनी, आप चाह रहे हैं कि खुद रिफ्रेश हो जाए, तो नोडमोन अच्छा है। प्रोडक्शन के लिए आप pm2 पे जाएंगे और नोडमोन नहीं चलाएंगे। अच्छा, देखिए अभी मैंने जो सही तो किया है ना, वो मैंने कमांड करके यान स्टार्ट ही कर दिया तो चल गई एप्लीकेशन। नहीं, वो तो चल जाएगी। एक प्रोसेस बता देखें, इस तरह का आपको चार्ट देगा, आपकी एप्लीकेशन को स्टॉप होने नहीं देगा, कीप अलाइव रखेगा। अच्छा और इसमें ऑप्शन है कि आप ये भी कर सकते हैं, जब आपका सर्वर रिस्टार्ट हो तो आपकी एप्लीकेशन खुद ब खुद स्टार्ट हो जाए, आपको बार बार जाके स्क्रिप्ट नहीं चलाना पड़े। सही है, तो ये pm2 -g ये सब चीज़ें आपके वहाँ मौजूद हैं, pm2 मोनिट। सही है। तो बेसिकली और pm2 का काम क्या है? स्टार्ट की एप्लीकेशन इसी से होती है pm2 एक्चुअली क्लस्टरिंग कर रहा है, मैं बता दूं, pm2 क्लस्टरिंग कर रहा है, pm2 प्रोसेस मैनेजिंग कर रहा है, और फिर pm2 के और भी बहुत सारे काम। अच्छा, किसी को पता है कि, अच्छा आप में से कोई मुझे जवाब दे कि नोड.जेएस जो है हमारे पास सिंगल थ्रेडेड है या मल्टी थ्रेडेड से? सर मल्टी है, कितने लोग सिंगल कहते हैं? थ्रेडेड है सर। और कोई बताएं, बाकी लोग बताएं जो सिंगल खामोश है। थ्रेडेड है। सिंगल है? अभी मल्टी किसने कहा था? सर मैंने कहा था। अच्छा, रजा साहब। और बताएं, और कोई बताए, बाकी लोग जो खामोश हैं वो बोले। आप इंटरेक्टिव सेशन रखें, आप लोगों के लिए फायदा है, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछें। जी, कोई बताएगा? और जावास्क्रिप्ट बता दो भाई, जावास्क्रिप्ट तो पढ़ी है ना, जावास्क्रिप्ट बता दो। यार सब खामोश हैं, क्या हो गया? जावास्क्रिप्ट तो मल्टी थ्रेडेड है ना। अच्छा, और कोई? चलो मैं रिपीट कर देता हूँ, जावास्क्रिप्ट है, नोड.जेएस है, ये सब सिंगल थ्रेडेड है, मल्टी थ्रेड्स नहीं है, सिंगल थ्रेड्स हैं। लेकिन अच्छा, जब भी वो pm2 केसिंग का वेट वाली जो है वो जी मतलब बैकग्राउंड में भेज देता है। बिल्कुल, लेकिन जो pm2 है इसके थ्रू आप इसको मल्टी थ्रेड्स कर सकते हैं, याद रखना। ठीक। pm2 आपको बना के देगा क्लस्टरिंग, आप क्या करेंगे, मल्टीपल क्लस्टर्स बनाएंगे, सिंगल थ्रेडेड आप उसको कर देंगे मल्टी थ्रेड। ठीक है, तो एक
काम तो की सर चीज़ है, PM2 बहुत काम की चीज़ है। PM2 ने अगर मल्टी थ्रेड किया Node.js को तो इसका फायदा क्या हुआ? मतलब एट अ टाइम तो एक ही एप्लीकेशन ये चला रहा होगा, तो जो बाद वाला थ्रेड है प्रोसेस में उसमें आसानी हो जाएगी ना, प्रोसेस फास्ट हो जाएंगे, प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगी। अगर बड़ी एप्लीकेशन है तो वो जाके ख़त्म नहीं हो जाएगी। ऐसा नहीं आपका vCPU है, जैसे vCPU हमने देखा। सही सही। मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, मुझे एक Node.js की एप्लीकेशन रन करनी है EC2 पे, तो मेरे लिए सिंगल VPC बहुत है, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। Yes, दो sir. पे तो Node.js ही नहीं चलेगी ना। अगर मैंने ले लिया 10 VPC की मशीन ले ली, Node.js से चलनी है एक पे, बाकी 9 का क्या करूँगा मैं? देखेंगे उनको। तो वहाँ पर आप PM2 अगर चला रहे होंगे तो आप बाकी 9 भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक ठीक। सही है। तो PM2 फिर भी कुछ कुछ क्लियर हुआ, भी पूरा क्लियर नहीं हुआ। PM2 के लिए एक अलग सा सेशन रखते हैं छोटा सा, ये बड़े काम की चीज़ है। सर इसमें दानिया देखेंगे। कहा था कि PM2 और ये फॉरएवर का बता दूंगा मैं। ये बड़े काम की चीज़ है ये, और इसको ना जाने नहीं देना। ये खुद सही पढ़ है, लो आप अगर टाइम नहीं मिले हम तो तो। वेट कर रहे हैं, आप बता दीजिएगा। इसके लिए एक अलग से सेशन रखेंगे छोटा सा, जिसमें Node.js को थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। फिर इसको भी कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी मैंने आपको इसलिए दिखा दिया कि आप खुद से पढ़ लें एटलीस्ट। PM2 ठीक है, PM2 भी समझ आ गया आपको, अब तो कर ही लेंगे सब चीज़ें। चैट आ गई और सर्वर भी रन हो रहा है, एप्लीकेशन भी चल गई, वेब सर्वर अभी हमने नहीं देखे, और क्या क्या नहीं देखा। पर एक चीज अगर वो करते हैं तो डोमेन रिजॉल्व का, मैं तो वहीं रुका हुआ हूँ। दोबारा पूछें, सवाल क्या था? वही पोर्ट के ऊपर जो नहीं चल रही है। मेरे पास अभी अभी चला के तो दिखाइए, मैं दोनों चल रही है, देखें। नहीं, यहाँ तो चल रही है सर, डोमेन के साथ पोर्ट पे नहीं चली, डोमेन रिजॉल्व नहीं हो रहा ना। आप क्या करें, मैं बताता हूँ आप क्या करें। आप अपने लोकल सिस्टम पे कल करें, कल, और कल क्या करें, अपना लोकल जो डोमेन नेम है उसको कल करें, देखें रिस्पॉन्ड क्या आ रहा है। देखें क्या आ रहा है, आपकी बात को कुछ और रिस्पॉन्ड आएगा। इसकी वजह है कि वो डोमेन रिडायरेक्ट हो रहा है। डोमेन रिडायरेक्ट पता है कैसे होता है? मैं एक दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ जाता हूँ नैनो ETC हॉस, ये तो मेरा लोकल आ गया। Ubuntu और यूनिफाइड, अच्छा Ubuntu का ही ऑन हुआ है, सॉरी Ubuntu का ही ऑन हुआ है। और यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं किसी भी डोमेन का नाम लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ 10.10.10.5, सही है। यहाँ लिख देता हूँ google.com। सही है, सिर्फ इतना छोटा सा काम करा मैंने। अब देखें हो गया क्या, इससे परमिशन डिनाइड हो गया अभी तो। फिलहाल मैं डायरेक्ट आपको कल करता हूँ google.com, एक्सेस होगा, पोर्ट IP हो गया। हाँ google.com एक्सेस हो गया। इसको पहले ना एक्सेस कर लेते हैं, 1 मिनट। sudo, यहाँ पे मैं करता हूँ 10.10.10.5 और यहाँ मैं करता हूँ google.com। या मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे 127.0.0.1, सही है। ये कर लेते हैं, ये ज़्यादा बेस्ट है। अब मैं गूगल एक्सेस करूँ, देखें कंटेंट चेंज हो गया। google.com सेम है, डोमेन तो सेम है। पहले क्या आ रहा था? गूगल का आ रहा था, अब क्या आ रहा है? अब मेरा अपना लोकल जो इसमें रखा हुआ था IT का, Nginx, वेलकम टू Nginx, ये क्या हुआ? google.com पे Nginx रखा हुआ है, ऐसा तो नहीं है। google.com पे तो google.com ही, Nginx तो नहीं है। ये क्या हुआ? तो ये तो लोकल पे आपने डिफाइन कर दिया ना होस्ट में सर। हाँ, तो इसी तरह का आपके पास कुछ सिनेरियो परफॉर्म हो रहा होगा जो आपके डोमेन को रिजॉल्व होने नहीं दे रहा, तो थोड़ा सा इसमें गौर करें। पर सर डोमेन तो चल रहा है, आगे पोर्ट नहीं चल रही है। उस पोर्ट पे कुछ एक्सेस लगा हो, या अभी पोर्ट 80 एक्सेस हुई? मैंने तो दूसरी पोर्ट्स भी लगा ली, कोई भी पोर्ट नहीं चल रही है। हाँ IP के थ्रू चल रही है, IP अगर मैं लिखता हूँ आगे पोर्ट लिखता हूँ चल जाती है। कोई भी पोर्ट नहीं चल रही तो फिर डोमेन में ही कुछ हुआ है। मैं बता रहा हूँ डोमेन में कुछ हुआ, कोई भी पोर्ट नहीं चल रही। मैंने समझा शायद उसका मसला है AWS का, तो मैंने दूसरे सर्वर पर डाल दिया, वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम आ रहा नहीं, है। आप अपने सिस्टम पे देखें, AWS पे तो छोटी सी चीजें 4-5 नजर आ जाती हैं। अच्छा सर, लोकल पे नहीं चल रहा है। लोकल पे मैं लिखता हूँ, लोकल होस्ट करके आगे लिखता हूँ, वहाँ से ही चल रहा है। प्राइवेट चल रहा है ना। हाँ
कहीं ना कहीं से आपका डोमेन रिडायरेक्शन हो रही है, मैं बता रहा हूँ, उसी से होता है ये मसला, और कहीं से नहीं होता। बट रीडायरेक्ट भी तो नहीं हो रहा ना सर, सारा मसला ये है कि वहाँ पे आता है पेज कैन नॉट डिस्प्ले। डीएनएस रिडायरेक्शन में यही तो होता है कि वो आपको गलत जगह पे लेके जा रहा था। अब ये भी कैन नॉट डिस्प्ले हो जाएगा अगर मैं इसको ये कर दूं। अच्छा ये देखो, सर ये तो हो जाएगा क्योंकि आईपी आपने चेंज कर दी लोकल की। अब तो गया ये अब नहीं google.com आएगा बंद, टाइम आउट हो गया ये। हाँ हाँ बिल्कुल। तो इसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो सॉर्ट आउट करो। अच्छा, हमारे पास कुछ टॉपिक्स रह गए तो आप लोग मुझे कुछ टॉपिक याद दें। तो कुछ टॉपिक निकालता हूँ आप लोग। HTTP तो हमने देख लिया काफी सर डिटेल। राउट 53 बढ़ा दें। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, आपको एक नई सर्विस है Amazon सर में आई है जी। मेरा क्वेश्चन ये था, बेसिकली मेरा जो डोमेन है मैंने रजिस्टर किया हुआ है गूगल डोमेन्स पे, domains.google.com पे। मैंने वहाँ से एक डोमेन खरीदा हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अगर एक वेबसाइट यहाँ पे एक सर्वर डिप्लॉय करता हूँ यहाँ पे और उस पर एक वेबसाइट चलाता हूँ, तो वो ठीक है। वेबसाइट मेरे डोमेन से रिजॉल्व हो, तो ये कैसे होगा? आपकी AWS से वेबसाइट स्टोर है और वो आप चलाना चाह रहे हैं अपने गूगल से, जो आपने डोमेन बाय करा है उसके थ्रू, ऐसा ही है? जी सर। तो आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला, सबसे आसान ऑप्शन है कि जहाँ से आपने डोमेन बाय करा है वहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि आप अपना DNS चेंज कर सकते हैं, DNS सर्वर चेंज कर सकते हैं, नेम सर्वर्स, नेम सर्वर चेंज कर सकते हैं। आप उस पर जाएँ, अमेजोन का नेम सर्वर का एड्रेस ले लें, कुछ इस तरह का एड्रेस होगा, अभी मुझे मिल जाएगा, कुछ एड्रेस होगा, इसका नेम सर्वर का एड्रेस ले लें जो डिफ़ॉल्ट होता है, हर बार सेम होता है, वो आप ले लें इसका नेम सर्वर का एड्रेस, और अपने गूगल DNS के ऊपर जाके नेम सर्वर चेंज कर दें और वहाँ पे लगाते हैं AWS का नेम सर्वर। तो आपको फ़ायदा क्या हो जाएगा कि यहाँ पर मौजूद है राउट 53। जी सर। राउट 53 मौजूद है, ये रहा आप सर। लेकिन इसमें। मैंने अभी उसमें जो है ऐड किया हुआ है क्लाउडफ्लेयर का, मैंने ऐड किया हुआ है अच्छा नेम सर्वर। अच्छा, क्लास का नेम सर्वर आपने ऑलरेडी ऐड करा हुआ है? जी सर। वहाँ से भी एक्सेस हो जाएगा, क्लाउडफ्लेयर से एक्सेस कर लें। फिर डायरेक्ट आपको अपनी IP देनी पड़ेगी वहाँ पे, अपने सिस्टम की। उसमें हमारे पास होता है ए रिकॉर्ड्स ऐड करना पड़ेंगे, ए रिकॉर्ड्स फिर आपको रिडायरेक्ट करेंगे इस डोमेन पे। थैंक यू सर, बस यही पूछना था कि ए रिकॉर्ड है या सी नेम है, बस ये कंफर्म करना था। ए रिकॉर्ड जाएगा फिर। बस सही, थैंक यू सर। अच्छा, ये राउट 53 को थोड़ा सा देख लेते हैं। राउट 53 बड़ी ज़बरदस्त सर्विस है AWS पे। डोमेन इससे मैंने कभी बाय नहीं करा, किसी ने अगर करा हो। डोमेन फ्री है ये काफ़ी हद तक, बहुत सारी चीज़ें इसकी फ्री हैं। डोमेन्स में कुछ निकालते हैं, यहाँ से डोमेन चेक भी मौजूद है इसमें, और ये रहे एड टू कार्ड, आप डोमेन कर सकते हैं, $5 $25 सारे डोमेन्स मौजूद हैं। और .com का अनअवेलेबल है, $12 का .com दे रहे हैं, इतना महंगा दे रहे हैं। और कौन कौन से यहाँ पे आपके पास मौजूद है कि आप मॉनिटरिंग डोमेन रजिस्टर होस्ट जोन। मेरे पास कोई डोमेन नहीं है, वरना मैं आपको कुछ चला के दिखा रहा। आप यहाँ पे अपना एक होस्ट जोन भी क्रिएट कर सकते हैं। एक काम करता हूँ, मैं कोई डोमेन लेके आता हूँ राउट 53 पे, वो आपको चेक करवाता हूँ। तो ये राउट 53 का बेनिफिट क्या है वैसे? राउट 53 का बेनिफिट ये, आपके AWS पर सर्विस चल रही है, EC2 पे, लैम्बडा पे, कहीं भी कोई भी सर्विस चल रही है, उसकी एक IP पोर्ट मौजूद है, IP मौजूद है या DNS मौजूद है, आप कुछ भी समझ लें। अब आप चाहते हैं वो पब्लिकली एक्सेसिबल बनाना है आपको। अब आप पब्लिकली एक्सेसिबल के नहीं, कभी भी ये वाली IP तो यूज़ नहीं करेंगे ना जो EC2 ने आपको प्रोवाइड करी है। जी सर। मैं दिखा देता हूँ, ये वाली तो आप कभी भी यूज़ नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये तो चेंज हो जाएगी, स्टॉप करा स्टार्ट करा चेंज। आप इलास्टिक भी नहीं करेंगे क्योंकि इलास्टिक टोटली 5 है, और AWS ने खुद मना करा है कि इलास्टिक आप यूज़ नहीं करेंगे, कोई रेयर केस हो आपके पास इलास्टिक की ज़रूरत है तो आप यूज़ करें। और तो आप क्या करेंगे, तो आपके पास मौजूद है ऑप्शन राउट 53 का। आप राउट 53 पे जाकर DNS कॉन्फ़िगर करेंगे
वहाँ पे कोई भी आप ले लेंगे, कोई डोमेन ले लेंगे, अपना लोकल डोमेन ले लेंगे, टेस्टिंग डोमेन खरीद लेंगे। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अपनी टेस्टिंग डोमेन खरीदती हैं क्लाइंट्स को दिखाने के लिए। टेस्टिंग डोमेन ले लेंगे, वहाँ से आप बनाएंगे एलियास, और एलियास पे इस EC2 को रिडायरेक्ट करेंगे। वो डोमेन हिट होगा क्लाइंट की मशीन से, हो जाएगा आपके DNS Route 53 पे। Route 53 उसको रिडायरेक्ट कर देगा आपके EC2 से। ओके ग्रेट सर। सही। तो यहाँ से ये फ़ायदा हो जाएगा, मतलब सारी डोमेन मैनेजमेंट आपकी यहाँ से हो जाएगी और आपको बहुत ईजी हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। Route 53 में डोमेन डिस्क्रिप्शन मौजूद है आपकी, डोमेन आप यहीं से बाय कर सकते हैं। एक ऑप्शन ये भी है, आउटसाइड से बाय कर लें, और DNS Route 53 का दे दें, ये भी आपके पास ऑप्शन है। अवेलेबिलिटी मॉनिटरिंग कर लें आप, अब यहाँ पे मॉनिटरिंग भी मौजूद है, अच्छी बात ये। ट्रैफिक मैनेजमेंट भी मौजूद है और DNS मैनेजमेंट भी मौजूद है। DNS के लिए मैं कोई होस्ट जोन क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं नाम बता दूंगा एक अपने होस्ट जोन का, पब्लिक होस्टेड जोन, प्राइवेट होस्टेड जोन, दोनों अवेलेबल है। मैं कोई भी अपना डोमेन नेम बता देता हूँ। अभी मेरे पास कोई डोमेन फिलहाल नहीं है, सारे ऑर्गेनाइजेशन के हैं, तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, आपने यहाँ पे कुछ भी डोमेन दे दिया, डिस्क्रिप्शन देना दें, पब्लिक बनाने जा रहे हैं आप, क्रिएट होस्ट जोन कर लें, तो अभी तो एरर आएगा क्योंकि डोमेन नेम इनवैलिड है। मैं कोई दे देता हूँ यार, सही है, इस नाम से आपके पास क्रिएट हो गया। ये इसका नेम सर्वर है, इसने हिट कर लिया, इसका राउट ट्रैफिक कहाँ जा रहा है, नेम सर्वर जा रहा है, AWS DNS, सारी चीज़ें आपके आगे dollar.com क्रिएट होगी। अब यहाँ पे आप क्रिएट रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, वही चीज नहीं जो हम वहाँ पे कर रहे होते हैं क्लाउड प्लेयर पे? देखें DNS की कॉन्फ़िगरेशन सब जगह सेम मिलेगी आपको, थोड़ा सा चेंज होगा इनके हिसाब से, बाकी तो आपको सब जगह सेम मिलेगी। आप यहाँ पे ऑप्शन है एलियास का, आप एलियास में क्या करेंगे, आप यहाँ पे बताएंगे कि मुझे क्या करना है। अपना कोई भी ट्रैफिक राउट करना है, टाइप में बता दूँ IPv4 है हमारे पास, IPv6 है, और CNAME है, मैक्स है, TXT है, ए रिकॉर्ड से। एक मिनट, IPv6 ने 4A वाला रिकॉर्ड जाता है। CNAME जो होते हैं वो डोमेन टू डोमेन होता है। कभी ऐसा होता है ना आपके पास के डोमेन से डोमेन रिडायरेक्ट करना है, तो CNAME होते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास। तो मैं देख लेता हूँ इसमें किसमें EC2 अवेलेबल है। लोड बैलेंसर आ रहा है इसमें, नेटवर्क लोड बैलेंसर आ रहा है, S3 वेबसाइट आ रही है, VPC आ रहा है, और API गेटवे आ रहा है, क्लाउड फ्रंट भी है इसमें। तो हमें लोड बैलेंसर बनाना पड़ेगा। चलिए, अगर मेरा लोड बैलेंसर बना होगा तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा इसको, और यहाँ से कोई जोन सिलेक्ट करूँगा। उस जोन में अगर कोई सर्विस होती तो यहाँ आ जाती वो, उसको मैं इंटर करता और यहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड का नाम लिख देता अपने पास से, सही है, और जैसे कि अपनी मर्जी से, और यहाँ पे मैं क्रिएट रिकॉर्ड्स कर सकता था। तो क्या होता, उस डोमेन पे जो भी रिक्वेस्ट आती वो रिडायरेक्ट हो जाती मेरी उस सर्विस पे। तो ये बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है। एलियास के थ्रू करते हैं आप हमेशा, क्योंकि आपको बाकी ज़रूरत नहीं होती। एलियास में आपको क्या फ़ायदा होता है कि आप डायरेक्ट सर्विस को अलाइन कर देते हैं। मतलब मेरा एक लोड बैलेंसर है और मुझे नहीं पता उसकी IP क्या है, मैं चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट मेरे उस लोड बैलेंसर को मैं कनेक्ट कर दूँ अपने डोमेन से, क्योंकि मैं तो हूँ तो AWS पे, क्लाउड राउट 53 भी AWS का, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर भी AWS का, मैं क्यों उसकी IP दूँ, IP तो चेंज हो सकती। तो यहाँ पे एलियास का ऑप्शन मौजूद है। एलियास में क्या कर सकते हैं आप, डायरेक्ट वो सर्विस सिलेक्ट कर लेते हैं, जिस तरह से इस रीजन में ये सर्विस है, डायरेक्ट सर्विस सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आपके पास सर्विस डायरेक्ट सिलेक्ट हो जाती है, तो आपको IP डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, डोमेन डायरेक्ट रीडायरेक्ट होता है उस सर्विस पे। तो एलियास आपके बड़ा काम आएगा यहाँ पे। अभी कोई है नहीं मेरे पास डोमेन, तो अच्छा, फिलहाल अगर हम यहाँ पे एक EC2 इंस्टेंस देना चाहते हैं कि सिर्फ मतलब ऑप्शन होता है इसमें, मुझे अभी नज़र नहीं आया, लेकिन ऑप्शन होता है, EC2 का भी है इसमें। सही है, मैं दिखा देता हूँ, शायद होगा, या इसको एक काम करते हैं डिटेल में देखते हैं। मैं कोई डोमेन लेके आता हूँ, अब मेरे पास रखा होगा, मैं उससे चेक कराऊंगा। आप डिलीट भी कर सकते हैं इसको। अच्छा, इसमें कोई भी साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। राउट 53 इतना सिंपल है कि ना हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। सबसे आसान तो इसमें एलियास है। आप डायरेक्ट आएँ, एलियास सेलेक्ट करें, अपना EC2 का भी ऑप्शन होगा इसमें, EC2 सेलेक्ट कर दें डायरेक्ट और अपने डोमेन से रिडायरेक्शन करवा दें। इतनी आसानी है आपको। अच्छा, नेम सर्वर अगर कोई देखना चाहे तो देख ले, आपके पास नेम सर्वर किस तरह चल रहे होते हैं
कि आपका जो भी डीएनएस का नेम रिजॉल्व होता है तो नेम सर्वर होते हैं जो आपके डीएनएस के नेम को आईपी को रिडायरेक्ट कर रहे होते हैं। तो नेम सर्वर को देखना चाहते तो देख ले, आप कहीं से डोमेन परचेस करते हैं, जैसे GoDaddy से मैंने करा, domain.com से करा, या POG1 से करा, कहीं से भी आपने डोमेन परचेस करा है, मेरे पास मैंने वो डोमेन रखा होगा। ये तो नहीं है अवेलेबल, एक मिनट में कोशिश करता हूँ। टू फैक्टर कहाँ से आ गई, इसमें देर लग जाएगी, इसको बाद में करता हूँ। मैं दिखाऊंगा आपको नेम सर्वर के पीछे इंट्रोडक्शन दिखाऊंगा कुछ, मैं इसमें से डेटा लेके आता हूँ आपके लिए। अच्छा, लोड बैलेंसर देख लेते हैं जाते जाते। सिक्योरिटी ग्रुप तो आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अच्छा, एक सवाल है, सिक्योरिटी ग्रुप्स में मैं जाता हूँ, मेरा कौन सा है इसमें से, PC2 से देख लेते हैं। एक सवाल है आप लोगों से, सवाल ये है कि मेरा सिक्योरिटी ग्रुप सिक्योरिटी में वाला ये रहा। मैं आउटबाउंड में आता हूँ और यहाँ एडिट करता हूँ और ये डिलीट कर देता हूँ। अब बताएं क्या हुआ इससे। आउटबाउंड डिलीट कर दिया मैंने। बताएं बताएं। कोई एक्सेस नहीं कर सकेंगे हम आउटसाइड एक्सेस नहीं कर सकेंगे। ये सर्वर उस रिक्वेस्ट को सर्व नहीं कर सकेगा, रिसीव तो कर लेगा, लेकिन जब ये डाटा अपना भेजना चाहेगा तो बाहर भेज ही नहीं सकेगा, तो अल्टीमेटली यूज़र को पेज नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके अलावा ये क्यों बंद हो गया मेरे पास। कोई बताएगा ये SSH क्यों बंद हो गया इसको ख़त्म करने से। एडिट कर लेते हैं, ऐड रोल कर लेते हैं, कौन सा करते हैं, SSH 2200 सेव रोल। हो गया एक्सेस। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले नैनो etc होस्ट ख़त्म कर देता हूँ ताकि ये एरर ख़त्म हो जाए। परमिशन डिनाइड, परमिशन डिनाइड, sudo। यहाँ से मैं कल कर रहा हूँ google.com, बताएं हो जाएगा। नहीं होगा, आपने आउटसाइड को ब्लॉक किया हुआ है ना, रिक्वेस्ट जाएगी नहीं यहाँ से बाहर। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ ऐड रोल, HTTPS करूँ HTTP करूँ बताएं। HTTPS बिल्कुल, और यहाँ पे 00 कर देते हैं। अब हो जाएगा। अब हो जाएगा। तभी भी नहीं हो। आई थिंक वो HTTP पे जाके रिडायरेक्ट होगी HTTPS पे। ऐड कर देते हैं, HTTP भी ऐड कर देते हैं।
हो गया। सही। हुआ क्या है, वो HTTP पे जाके रीडायरेक्ट होती है HTTPS पे। ये वाला सिनेरियो गया, अगर कोई HTTP रिक्वेस्ट करे तो रीडायरेक्ट होगी HTTPS पे। तो जब P नहीं चला तो फिर HTTP क्यों चलेगा? सही है। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या कर रहा है। अगर ये बंद हुआ तो इंटरनेट भी नहीं चलेगा आपके सिस्टम पे, पता है आपको। अगर आपने ये सब बंद कर दिया ना आउटबाउंड रोल, तो आपके सिस्टम का इंटरनेट भी नहीं चलेगा, कुछ भी चलेगा ही नहीं, एक्सेस ही नहीं होगा कुछ। अच्छा, इसमें IP क्या लगा हुआ आपके पास? इसमें लगा हुआ है आपको ब्रॉडकास्ट लगा हुआ है, नेटवर्क नेट प्लान होता है ना उसके पास। हाँ, देखें इन्होंने कुछ DHCP ट्रू करा हुआ इन्होंने, तो फिलहाल DHCP आ रहा है। अच्छा, DHCP क्या होता है हमारे पास? DHCP बता देता हूँ मैं आप लोगों को बहुत शॉर्ट में। DHCP इटसेल्फ ये होता है जब आप कोई सर्वर को एक्सेस करते हैं, कोई सर्वर पर Ubuntu मैंने इंस्टॉल करी, उस सर्वर में मैं अपना वेब सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, उसको किसी एनवायरनमेंट में कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, तो एक बात से मुझे मेक श्योर होना है, उस सर्वर की IP मुझे डिफाइन करनी है, उस सर्वर का DNS मुझे डिफाइन करना है। DNS मतलब वो कहाँ से, होस्ट नेम डिफाइन करना है, मतलब वो कहाँ से राउट डिफाइन करना है, गेटवे डिफाइन करना है कि वो कहाँ से इंटरनेट चला रहा है। होस्ट नेम क्या होगा कि वो इंटरनेट कहाँ से एक्सेस करेगा, और गेटवे क्या होगा कि उसको इंटरनेट मिलेगा कहाँ से, कनेक्टिविटी कहाँ से मिलेगी, और IP इसकी डिफाइन करनी है। ये सब चीज़ें मुझे कैसे करनी है, मैनुअल करनी है। दूसरा ऑप्शन होता है मेरे पास, मैं क्या करता हूँ, मैं DHCP ट्रू कर देता हूँ। DHCP ट्रू करने से क्या होता है, ये बाय डिफॉल्ट खुद से डायनेमिकली सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर देता है। आपको अपनी IP कॉन्फ़िगर नहीं करनी पड़ती, आपको अपना DNS सेटअप नहीं करना पड़ता, आपको अपना कोई भी गेटवे सेटअप नहीं करना पड़ता। एग्जाम्पल लेते हैं हम अपने लैपटॉप या मोबाइल से, आप अपने राउटर से जब कनेक्ट होते हैं, आप सिर्फ इंटरनेट का पासवर्ड डालते हैं, वो कनेक्ट हो जाता है। वो आपसे नहीं पूछता कि आपको IP क्या रखनी है, होस्ट नेम क्या है आपका, आप किस इंटरनेट से सर्वर एक्सेस करेंगे, कौन सा इंटरनेट यूज़ करेंगे, आप नहीं पूछता ना। वो आपके पास DHCP इनेबल होता है। अगर आप मैनुअल अप्रोच पे जाते हैं तो आपको सब चीज़ें बताने की ज़रूरत है, आपकी IP, आपका होस्ट नेम, आपका गेटवे, ये सब चीज़ें बताना की ज़रूरत है। तो DHCP आपके पास डायनेमिकली आपके पास सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर हो जाती हैं। अगर कोई इसको और अच्छे से बताना चाहे, नेटवर्किंग का बंदा हो, तो वो बता सकता है। हाँ सर, सही बताया आपने। यही होता है कि हमारा जो राउटर होता है, जिस तरह वाईफाई राउटर होता है, उसके ऊपर एक रेंज डिफाइन की हुई होती है हमने। जब भी हम जाते हैं 192.168.0.1 या जो भी हमारे गेटवे की IP है उसको एक्सेस करते हैं, तो वाईफाई का मोडेम जब खुल जाता है उसका इंटरफेस, तो वहाँ पे हम जाके ये देख सकते हैं कि वहाँ पे DHCP की कॉन्फ़िगरेशन हुई होती है। वहाँ पे हमने रेंज बताई हुई होती है कि जो भी होस्ट इससे आगे कनेक्ट होंगे उसको किस रेंज की प्राइवेट IPs मिलें। जैसे अगर हमने बताया हुआ कि 192.168.0.1 से 0.255 तक मिले, तो हमारे लैपटॉप को भी इसी रेंज की मिलेगी, मोबाइल को भी इसी रेंज की मिलेगी, और जितने भी मतलब होस्ट हैं लोकली हमारे घर के अंदर चल रहे हैं, उनको उसी रेंज के अंदर से ही एक IP डायनेमिकली एलोकेट होती चली जाएगी। जैसे जैसे वो उसको ज्वाइन करेंगे, और जैसे ही वो उसको लीव करेंगे, तो वो IP मतलब रिजर्व से हट जाएगी और अवेलेबल होगी किसी और को असाइन करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल फाद भाई ने बिल्कुल सही बताया, ऐसा ही है। आप लोगों को एक चीज़ का ख्याल रखना, जब तक आपकी सिक्योरिटी स्ट्रांग नहीं है, आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करें या किसी क्लाइंट को ज्वाइन करें, सबसे पहले ये चीज़ पूछ लें उस क्लाइंट के पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का कोई बंदा है, कोई पेनिट्रेशन टेस्टिंग का बंदा है। अगर नहीं है और वो आपसे काम करवा रहा है, तो आप ना थोड़ा सिक्योर होके चलना। EC2 बना रहे हो, अलाउ करते हुए थोड़ा देखना। IAM यूज़र बना रहे हो, थोड़ा सा सोच सोच के समझ के बनाना। एक गलती पूरा सर्वर ले जाएगी, एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी, हो सकता है प्रोजेक्ट आपसे चले जाए, क्लाइंट प्रोजेक्ट वापस ले ले आपसे, उल्टा आपको बैड रिव्यूज़ दे दे कि भाई इसको तो काम नहीं आता, जबकि आपका काम नहीं है सिक्योरिटी। तो थोड़ा सा सिक्योर होकर चलना। ये आउटबाउंड इनबाउंड एक्सेस जो हैं, ये बड़ा ख़तरनाक होते हैं। सर्वर एक बार अगर हैक हो गया तो समझ लें अच्छा क्लाइंट आपके हाथ से जा सकता है। तो थोड़ा सा देख के समझ के, अगर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का कोई बंदा हो तो आप उसको साथ सिंक होकर चलना है कि भाई ये सब चीज़ें मैं इस तरह कर रहा हूँ, तो वो आपको अच्छा गाइड कर देगा कि भाई अलाउ नहीं करो, हर चीज़ अलाउ नहीं करो, ये प्रोटोकॉल यूज़ करो, इस तरह की बेस्ट प्रैक्टिस यूज़ करो। तो थोड़ा सा सिक्योर रहना। सर एक ठीक है? सवाल पूछना चाह रहा था जी सर। जैसे मैं EC2 इंस्टेंस या तो मैं स्टॉप कर देता हूँ या टर्मिनेट कर देता हूँ, जी सही है, लेकिन सिक्योरिटी ग्रुप में जो पॉलिसीज हैं इनबाउंड और आउटबाउंड, उसको मैं मतलब रहने देता हूँ, सिक्योरिटी ग्रुप मौजूद है, तो इसके बावजूद क्या हैकिंग हो सकती है?
हैकिंग नहीं हो सकती है अगर आपने डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन रख के बैठे हुए हैं AWS की, तो नहीं होगी, क्योंकि AWS ने हाँ। अपना स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है। नहीं, डिफॉल्ट नहीं है, जिसमें हमने एनीवेयर जो है ना वो 3000 जैसे पोर्ट वगैरह हमने डिफाइन किए रिएक्ट के लिए, जी तो फिर देखिए उस सूरत आउटबाउंड में आउटबाउंड अपना अपना अलाउ करा, आउटबाउंड में कोई मसला नहीं है, ये जी सारा जो अटैक आता है इनबाउंड से आता है। अगर हमने इनबाउंड में अलाउ किया हुआ रिएक्ट की ऐप वगैरह चलाने के लिए, थोड़ा सा इनसिक्योर है, अगर कोई HTTPS के जरिए HTTP के जरिए आपके सिस्टम में आ गया, इंटर हो गया और किसी तरह उसने आपका शेल एक्सेस कर लिया, वो उसको थोड़ी सी देर लगेगी, वो एक नया यूजर बनाएगा और उस यूजर से लॉगिन होकर आके अपना काम करके चले जाएगा। तो इसका मतलब सिक्योरिटी ग्रुप्स भी हम जो है ना डिलीट कर दिया करें EC2 डिलीट इंस्टेंस कर के दिया साथ। था। सिक्योरिटी ग्रुप भी आप मल्टीपल्स बना सकते हैं। अगर मैं किसी यूज़र को HTTP SSH का एक्सेस दे रहा हूँ, मेरे पास कोई मेरा पार्टनर है, टीम पार्टनर है, उसको मैं SSH का रिक्वेस्ट दे रहा हूँ पोर्ट 22, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाऊंगा, उसका नाम रख दूंगा SSH, और जितने भी मेरे सिस्टम से उन सबको सेम सिक्योरिटी ग्रुप अलाउ कर सकता हूँ। एक सिक्योरिटी ग्रुप मल्टीपल EC2 पे आप यूज़ कर सकते हैं, और मल्टीपल EC2 पे आप मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप भी यूज़ कर सकते हैं। सही। मतलब सिंगल EC2 पे आप मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप यूज़ कर सकते हैं, और सिंगल सिक्योरिटी ग्रुप को मल्टीपल EC2 पे यूज़ कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी ग्रुप रीयूजेबल हो सकता है बहुत सारी जगहों पर, क्योंकि ये सिर्फ रोल्स हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें रोल्स आप बता रहे हैं, एक VPC बता रहे हैं, एक रोल बता रहे हैं, बस ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, एक और मुझे बड़े काम की चीज़ मिली, इसमें वो मिली थी मुझे नेटवर्क इंटरफेस से न्यू आई है,